एक छिपकली के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वह था एक ऐसे 9 पंखों वाले सुनहरे मेंढक को जिंदा निगल जाना जो बस भगवान बनने ही वाला था। पर जैसे ही मैं खुद के भगवान बनने के सपने सजा रहा था तभी शिया योचू ने गलती से अपने कॉन्ट्रैक्ट का खून मेरे ऊपर टपका दिया। हाँ, उसका नाम शिया योचू है। पिछले जन्म में वो इंसानों की सबसे ताकतवर महारानी थी, लेकिन कई दूसरे कबीलों के राजाओं ने उसे घेर लिया था और उसके कॉन्ट्रैक्ट वाले जानवर की ताकत बहुत कम होने की वजह से आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जन्म में अपनी शक्तियों की नींव को और मजबूत बनाने के लिए उसने सीधा अपना निशाना बनाया भगवान जैसी शक्तियों वाले उसी 9 पंखों वाले सुनहरे मेंढक को। पर जैसे ही उसने अपना जादू का घेरा बनाया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाली थी, मैंने उस सुनहरे मेंढक को जिंदा निगल लिया और इस वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट सीधा मुझ जैसी एक बदसूरत छिपकली के साथ छू गया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे आसमान ही टूट पा हो। इस महारानी को कितनी मुश्किल से दूसरा जन्म मिला था। मुझे लगा था कि इस बार मौके का फायदा उठाकर मैं सीधा आसमान की ऊंचाइयों को छू लूंगी, पर ये क्या, किस्मत ने मुझे एक छिपकली के साथ बांध दिया। और आपको तो पता ही है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। शिया योचू के पास भले ही गब का टैलेंट हो, पर एक ऐसी छिपकली को जिसके पास रत्ती भर भी अकल न हो, उसे अपना साथी जानवर बनाना, चाहे उस पर कितनी भी जादुई चीजें क्यों न लुटा दी जाएं, उसे एक राजा के लेवल तक पहुंचाना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे मेंढक को निगलने के बाद मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो मेंढक मेरे पेट में गया सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, 9 पंखों वाले सुनहरे मेंढक के बच्चे को निगल लिया गया है। आपको मिलते हैं 1 हार एवोल्यूशन पॉइंट्स। आपकी ताकत, फुर्ती, स्टेमिना और दिमाग में बर्दाश्त बढ़ोतरी हुई है। आपको एक खास शक्ति मिली है, 9 परतों वाली त्वचा। अब जब भी आपकी जिंदगी का लेवल बढ़ेगा, आप अपने शरीर के किसी भी एक हिस्से को एक्स्ट्रा पावरफुल बनाने के लिए चुन सकेंगे। आपके इवोल्यूशन पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, क्या तुरंत अपग्रेड शुरू किया जाए? मैंने गुस्से से आग बबूला हो रही शिया योचू की तरफ देखा और तुरंत अपने मन में चिल्लाया, हाँ भाई, जल्दी अपग्रेड शुरू कर। उधर शिया योचू ने जब मुझे पका तो उसे एहसास हुआ कि उस सुनहरे मेंढक की ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो बेचारी तो एकदम टूट ही गई। ये आयर किस नस्ल की छिपकली है? इसका हामा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? क्या मुझे इस नए जन्म में भी अपने पिछले जन्म की वही खौफनाक कहानी दोहरानी पड़ेगी? पर कुछ ही देर बाद शिया योचू की आंखों में एक महारानी वाला वही पुराना घमंड फिर से जाग उठा। वो महारानी के दर्जे तक सिर्फ अपनी किस्मत के दम पर नहीं पहुंची थी। अगर जानवरों को पालने वाला रास्ता बंद हो गया है तो मैं प्राचीन मार्शल आर्ट से अपना शरीर मजबूत करूंगी, भले ही इस रास्ते में मुझे और भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़े और भी ज्यादा दर्द सहना पे। ये सोचते ही शिया योचू की आंखों में फिर से एक गब का हौसला आ गया। उसने मुझे नींद से उठाया और अपनी आंखों के सामने लाकर बोली, कान खोलकर सुन ले, मुझे नहीं पता कि तूने मेरे मेंढक को कैसे निगल लिया, पर अब जबकि तू मेरा खास लड़ाकू जानवर बन ही गया है तो तुझे मेरे बनाए गए नियमों पर ही चलना होगा। उस वक्त मैं अपने अपग्रेड होने से पहले की एक अजीब सी हालत में था। मुझे बाहर की दुनिया कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस एक बेहद खूबसूरत लकी का चेहरा दिख रहा था जो मेरे सामने बक किए जा रही थी। इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान लगाकर उस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। ए लक्की, अपनी ये बकवास बंद कर, चुपचाप जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ला। एक बार तेरा ये बाप अपग्रेड हो जाए ना, फिर देख, तुझे भी ऐश कराऊंगा। पर मुझे कहाँ पता था कि उस वक्त मेरी आत्मा की ताकत इतनी कमजोर थी कि जो मैसेज मैंने उस तक पहुँचाया वो बस भूख की एक अजीब सी तप बनकर ही रह गया। और शिया योचू को क्या सुनाई दिया? बस यही कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। ये मैसेज दिमाग में आते ही उसका तो जैसे दम ही घुट गया। वो बेचारी तो बेहोश होते बची। खाना खाना खाना, बस खाना ही सूझता है तुझे। अभी मेरा इतना कीमती मेंढक निगल गया, क्या वो कम था? उसने मुझे जान से मार देने के अपने उस भयानक गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और पीछे मुड़ कर जाने ही वाली थी। आज से तू इसी शांत कमरे में रहेगा, यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालने की सोचना भी मत। मैं तुझे जिंदा रखने के लिए बस थोड़ा बहुत खाना दे दिया करूँगी, पर अगर तूने यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत भी की ना, या मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी की, तो मैं, चाहे मेरी आत्मा को ही नुकसान क्यों ना पहुँचे, लेकिन मैं तुम जैसी मुसीबत को खत्म करके रहूंगा। शिया योचू के जाने के बाद मेरा विकास अचानक बहुत तेजी से होने लगा। एक अजीब सा भयंकर दर्द और झुनझुनी मेरे शरीर के हर एक कोने से फूट पड़ी। दर्द के मारे मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई और फिर मेरा शरीर देखते ही देखते तेजी से बड़ा होने लगा। मैं बिल्कुल अंडे से निकले किसी डायनासोर के बच्चे जैसा लग रहा था। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट के पास 9 बदलाव वाला शरीर नाम का खास गुण है। इस विकास के बाद आप अपने शरीर के किसी एक हिस्से को और ज्यादा मजबूत करने के लिए चुन सकते हैं। कृपया चुनें। अपडेटेड सिस्टम पैनल को देखकर मेरे अंदर जैसे एक आग सी दौड़ गई।
सिर्फ पहली बार विकसित होने पर ही मेरी सारी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी और अगले विकास के लिए मुझे सिर्फ 95 पॉइंट और चाहिए थे। उन 9 सुनहरे कीड़ों को खाने का बड़ा फायदा हुआ। लगता है भविष्य में मुझे सच में जिया यूचू का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और सबसे खास बात तो ये थी कि इस बार के विकास से मुझे गॉडजिला की सबसे खतरनाक शक्ति एटॉमिक ब्रेथ भी मिल गई थी। इसलिए मैंने तुरंत अपने शरीर में बहने वाली उस हल्की सी गर्मी को अपने गले की तरफ इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर एक छोटी सी नारंगी रंग की आग की लपट मेरे मुंह से निकली, लेकिन आधे सेकंड से भी कम समय में वो बुझ गई। खैर, लगता है जब तक मेरा एनर्जी कोर चालू नहीं होता यह शक्ति सिर्फ एक लाइटर का ही काम करेगी। दुश्मनों से लड़ने के लिए इस पर भरोसा करना बेकार है। मैंने अपना ध्यान वापस सिस्टम के विकल्पों पर लगाया। गॉडजिला की ताकत निगलने, पचाने और सोखने पर टिकी है। यही सबसे अहम बात है। मेरी अभी की निगलने की क्षमता तो बस शुरुआती स्तर पर है। पाचन शक्ति बढ़ाने वाला एक अंग इस सुनहरी विशेषता का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसलिए मैंने बिना सोचे अपने पेट को मजबूत करने का विकल्प चुना। अगले ही पल वो अजीब सी हलचल फिर से शुरू हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पेट सिकुड़ और फैल रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो गई और तभी मुझे सिस्टम का एक नया संदेश मिला। पेट मजबूत होने की वजह से मेरी निगलने की क्षमता का स्तर भी सीधे बढ़ गया था। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। ताकतवर होने के बाद अब मेरा पेट पत्थर और धातु जैसी चीजों को भी खाकर पचा सकता था। और फिर मुझे एटॉमिक ब्रेथ का ख्याल आया। एटॉमिक ब्रेथ का सीधा नाता एनर्जी कोर से है और एनर्जी कोर का शरीर से। यह सोचते ही मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। आगे चलकर मुझे 2 चीजें करनी है। एक तरफ मुझे जल्द से जल्द अपना एनर्जी कोर चालू करना है और दूसरी तरफ निगलने और पचाने की शक्ति को और भी बढ़ाना है। अगले विकास के लिए सिर्फ 95 पॉइंट बाकी देखकर मेरे अंदर गजब का जोश भर गया। मुझे तुरंत कुछ खाने का मन करने लगा। मैंने सिर उठाया और मेरी नजरें उस शांत कमरे में कुछ ढूंढने लगीं। पहले तो मेरा सारा ध्यान बस कीड़े पकड़ने पर था। यह कमरा भले ही पुराना लग रहा था, लेकिन इसे बनाने में लगी चीजें बहुत ही खास मालूम पड़ रही थी। दीवारें किसी गहरे रंग के पत्थर से बनी थी, जो छूने में ठंडी और बेहद सख्त थी। जमीन भी उसी पत्थर से बनी थी। मैं दीवार के पास गया और उसे थोड़ा सा चबाकर देखा। उसका कोई स्वाद नहीं था। डिंग, ऑब्सीडियन पत्थर खाया गया। इवोल्यूशन पॉइंट में 0.1 की बढ़ोतरी। शारीरिक ताकत में हल्की सी वृद्धि हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा। सोचा नहीं था कि यह कमरा ऑब्सीडियन पत्थर का बना होगा। इतना बड़ा कमरा। अगर एक बार में मुझे सिर्फ 0.1 पॉइंट भी मिलता है तो कुल मिलाकर बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट हो जाएंगे। यह सोचते ही मैं सीधा दीवार पर ही टूट पड़ा और मजे से खाने लगा। आधे घंटे बाद उस साफ सुथरे कमरे की दीवार का निचला हिस्सा पूरी तरह से खुरदरा और गड्ढों से भर चुका था। मुझे लगा जैसे मेरा पेट अच्छी तरह भर गया है। इसलिए मैं रुक गया और सिस्टम पैनल चेक करने लगा। मेरी लगभग सारी ताकत में 1 पॉइंट तक की बढ़ोतरी हुई थी। 53 इवोल्यूशन के लिए बस 35 पॉइंट और चाहिए। मैंने एक जोरदार डकार ली और फिर उस बंद पत्थर के दरवाजे को घूरने लगा और फिर से पागलों की तरह चबाना शुरू कर दिया। जब पूरा दरवाजा मेरे पेट में चला गया तो मैं रेंगता हुआ बाहर निकला। बाहर एक गलियारा था जो पूरी तरह से काले पत्थरों की ईंटों से बना था। मैंने बिना कुछ सोचे समझिए गलियारे की दीवारों को भी चबाना शुरू कर दिया और दीवारों को कुतरते कुतरते अपने सोल, लिंक और उसकी खुद से की गई बातों के जरिए मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली। वो शिया योचू नाम की लड़की शायद पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में वो एक महारानी थी। बाप रे, इसका मतलब मैंने गलती से उसकी नई जिंदगी की सारी उम्मीदों को ही खा लिया है। मुझे पक्का यकीन है अब वो बस मुझे एक शोपीस की तरह पिंजरे में बंद रखना चाहती है और बीस्ट टेमिंग का रास्ता छोड़ना चाहती है। कितनी नादान है ये लकी। इसे मेरी यानी इस छिपकली की असली तात का कोई अंदाजा नहीं है। एक बार मुझे बहा तो होने दो, फिर ये दूसरी प्रजातियां हो या कोई भी सरहद, मेरी एक एटॉमिक ब्रेथ ही सबके परहच्चे उखाने के लिए काफी होगी। जब मैं मजे से दीवारें चबाने में मगन था तभी पत्थर की दीवार के पार से मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है ऊपर काफी हंगामा हो रहा है और मुझे वहाँ शिया योचू की मौजूदगी भी महसूस हो रही है और उसके साथ ही बहुत सारी नफरत भरी भावनाएं भी आ रही थी। मैंने अपनी दिशा बदली और ऊपर की तरफ दीवारें चबाता हुआ निकल पा और बहुत जल्द ही मैं उस शोर के एकदम करीब पहुंच गया। इस वक्त शिया योचू हॉल के एकदम बीचों बीच खखी थी और उसके चारों तरफ खखे परिवार के बुजुर्ग उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसके ठीक सामने एक लक्का खगा था। वो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का पोता शिया लिंगफिंग था। वो अपने पैरों के पास बैठे एक सुनहरे जानवर के बालों पर हाथ फेर रहा था और शिया योचू को बड़ी ही नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, योचू बहन, मुझे गलत मत समझना, लेकिन परिवार ने तुम्हारे उस खास जंगली जानवर के लिए कितना सारा पैसा और संसाधन बर्बाद कर दिया है।
और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारे जानवर के साथ कोई हादसा हो गया। आखिर ऐसा कौन सा हादसा था जिसने एक जादुई और ताकतवर जानवर के बच्चे को एक ऐसी मामूली छिपकली में बदल दिया जिसके अंदर रत्ती भर भी जादुई ताकत नहीं है। और तो और अब तुम हमें ये बता रही हो कि तुम बीस्ट टेमिंग का रास्ता छोड़कर पुरानी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो जिसका कोई भविष्य नहीं है। तुमने हमारे शिया परिवार का इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये बात बाहर गई तो हमारे शिया परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। ये सब सुनकर मुख्य कुर्सी पर बैठे शिया परिवार के मुखिया शिया युआन ने शिया लिंगफेंग की तरफ एक नजर डाली। योचू के अपने कुछ कारण होंगे और संसाधन खर्च हुए तो हुए, हमारा शिया परिवार अभी इतना तो झेल ही सकता है। शिया लिंगफेंग हौसपा झेल सकता है। ताओ जी, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इतना भी भेदभाव नहीं कर सकते ना। अगर वही सारे संसाधन मेरे इस सुनहरे जानवर पर खर्च किए जाते तो आने वाले वक्त में हमारे शिया परिवार को एक राजा के स्तर का ताकतवर योद्धा मिल जाता। पैसे को पानी में बहाने से तो ये कहीं ज्यादा अच्छा होता ना। शिया योचू ने अपना सिर उठाया, एक गहरी सांस ली और बोली, संसाधन मैंने इस्तेमाल किए हैं और इसके नतीजे भी मैं खुद भुगतूंगी। वैसे भी ताकतवर बनने के लिए बीस्ट टेमिंग कोई इकलौता रास्ता नहीं है। अगर मैं इस रास्ते पर नहीं भी चलती तब भी मैं शिया योचू आसमान की बुलंदियों को छूकर अपने शिया परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। उसकी बात खत्म होते ही शिया लिंगफेंग जोर जोर से हंसने लगा। हा, योचू बहन पुरानी मार्शल आर्ट्स के दम पर आसमान छुएगी? तुम्हें कोई बहुत बड़ा सदमा तो नहीं लग गया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसके बगल में खाए उस सुनहरे जानवर ने भी एकदम सही मौके पर गुर्राते हुए धमकी दी। अब तो चारों तरफ से लोगों के ताने और भी ज्यादा बग गए थे। शिया योचू ने अपने होंठ भींच लिए और कोई सफाई नहीं दी। और ये सब तमाशा देखने के बाद मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। माना कि शिया योचू थोड़ी सी गुस्सैल है, पर आखिरकार है तो वो मेरी मालकिन ही ना। और ये शिया लिंगफेंग, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी मुक्का मार दे। तभी शिया योचू की अंदर की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। शिया लिंगफेंग, तू एक गद्दार है। आज से ठीक 3 साल बाद तू सत्ता के लालच में आकर पाताल लोक के राक्षसों से हाथ मिला लेगा और हमारे परिवार की सुरक्षा का नक्शा उन्हें बेच देगा, जिसकी वजह से उत्तरी सरहद पर हमारे परिवार की बहुत बुरी हार होगी। हमारे 2 सबसे ताकतवर बुजुर्ग लगते हुए मारे जाएंगे और परिवार के हजारों नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मेरे पिता भी बुरी तरह से घायल हो जाएंगे और हमारा परिवार सबसे ताकतवर घरानों की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अगर मैंने बाद में हालात नहीं संभाले होते तो शिया परिवार का नामो निशान मिट गया होता। काश मेरे पास अभी कोई सबूत होता। मैं पक्का इस पाखंडी का पर्दाफाश करूंगा। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। माना कि मेरी मंजिल अनंत आसमान है, लेकिन एक समय पर इंसान होने के नाते मुझे ऐसे गद्दारों से स्वाभाविक तौर पर सख्त नफरत है। और फिर शिया लिंगफेंग के उस घमंडी चेहरे और उसके पास बैठे उस गोल्डन जानवर को शिया योचू पर दांत दिखाते हुए देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। यहाँ की दीवारों को पूरा खा जाऊंगा। अगले इवोल्यूशन के लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा ब्याज वसूलने में कोई ऐतराज नहीं है। खैर, परिवार की बैठक आखिरकार बहुत बुरे माहौल में खत्म हुई। शिया लिंगफेंग और उसके पीछे खड़े बड़े एल्डर के भारी दबाव के कारण शिया युआन के लाख बहस करने के बावजूद वो लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाए। आखिर में फैसला हुआ कि शिया योचू को मिलने वाले सभी हाई लेवल रिसोर्सेज रोक दिए जाएं। सजा के तौर पर अब उसे अपनी कल्टीवेशन का खर्च खुद उठाना होगा। यह खबर सुनकर शिया लिंगफेंग फूला नहीं समा रहा था। शिया योचू, बचपन से लेकर आज तक पूरे परिवार ने तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखा, लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब से परिवार के ज्यादातर रिसोर्सेज मुझे ही मिलेंगे। तुम अपनी उस छिपकली को गले लगाओ और अपनी वो बकवास पुरानी मार्शल आर्ट सीखती रहो। यह सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने लापरवाही से कुछ शुद्ध युआन स्टोन और एक कटोरी जानवरों का दूध निकालकर गोल्डन पप को दिया। खा ले मेरे शेर, जब तू किंग बीस्ट बन जाएगा ना, तब मैं भी देखूंगा कि कौन मेरे सामने सिर उठाने की जुर्रत करता है। इसके बाद शिया लिंगफेंग मेडिटेशन रूम में लौट गया और अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी। उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटा सा छेद बन चुका था और वहाँ से कोई बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उस छोटे से छेद से मैं कमरे की हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। खासकर जब मेरी नजर उन युआन स्टोन्स और उस दूध पर पड़ी तो मेरे पेट में जोरों से चूहे कूदने लगे। क्या यही युआन स्टोन है? देखकर तो लगता है कि इनमें कूट कूट कर एनर्जी भरी है और उस दूध की महक भी गजब की है। और वो सुनहरे बालों वाला छोटा पिल्ला, उसका मांस भी काफी नरम लग रहा है। मैं चुपचाप बिना आवाज किए उस दीवार के छेद से बाहर निकला। जैसे ही उस गोल्डन जानवर ने दूध पीने के लिए अपना सिर नीचे किया, मैं तेजी से युआन स्टोन के पास रेंगता हुआ गया और एक स्टोन को सीधा गटक लिया। डिंग, लो, रेड युआन स्टोन निगला गया। 3 पत्थर, इवोल्यूशन पॉइंट्स +15, स्पिरिट
ये देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जल्दी कुछ और युआन स्टोन निगल लिए। जैसे ही मेरे शरीर में शुद्ध एनर्जी की एक लहर दौड़ी, मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स तुरंत 1000 तक पहुंच गए। हालांकि इवोल्यूशन की शर्त पूरी हो गई थी, लेकिन मैंने इवॉल्व होने के बजाय तुरंत उस दूध के कटोरे की तरफ रेंगना बेहतर समझा और अपना सिर सीधा उस कटोरे में घुसा दिया। डिंग, लो, ग्रेट स्पिरिट बीस्ट का दूध निकला गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5, स्टैमिना +1। तब जाकर उस गोल्डन जानवर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे, अभी तो बस 2 घूंट पिए थे, ये कटोरा खाली कैसे हो गया? उसने हैरानी से अपना सिर झुकाया और दूध को तेजी से कम होते देखा। जैसे ही उसकी नजर कटोरे के तले को चाटते हुए मुझ पर पड़ी, उस गोल्डन जानवर ने गुस्से से गुर्राहट भरी, ये क्या बला है? मेरी दूध चुरा कर पीने की जुर्रत कैसे हुई? भले ही वो गोल्डन जानवर अभी बस एक बच्चा था, लेकिन एक टॉप लेवल बैटल बीस्ट का वंशज होने के नाते उसका गुस्सा बहुत तेज था। एक हल्की सी सुनहरी बिजली की चिंगारी उसके नुकीले दांतों पर चमक उठी और वो सीधा मुझे काटने दौड़ा। खुशकिस्मती से मेरी फुर्ती गजब की थी। मैंने वहीं से छलांग लगा दी और सीधा उस गोल्डन जानवर के सिर पर जा बैठा। उसके हमले से बचकर मैं उसके सिर पर चिपक गया। उसकी गोरी और मुलायम चमड़ी को देखकर मैंने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाहे जितनी भी ताकत लगा ली, मैं उसके शरीर पर बस एक हल्का सा सफेद निशान ही छोड़ पाया। अरे बाप रे, इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, इसे तो काटा भी नहीं जा रहा। मुझे पलटवार करता देख वो गोल्डन बच्चा गुस्से से अपना सिर दाएं बाएं झटकने लगा। सुनहरी बिजली दोबारा चमकी। वो मुझ पर एक और हमला करना चाहता था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। तू एक जानवर होकर मुझे दांत दिखा रहा है, यहीं से पिछवाड़े में ऐसा काटूंगा ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने दोबारा उसके हमले को चकमा दिया और एक ही झटके में उस गोल्डन जानवर के पीछे पहुंच गया। फिर मैंने अपना बासा मुंह खोला और नारंगी लाल रंग की परमाणु सांस की एक तेज धार सीधे उस सुनहरे जानवर के पिछवाड़े पर छू दी। एक और की आवाज हुई और वो सुनहरा जानवर दर्द से बुरी तरह चीख पा। उसके पिछवाड़े के बालों में आग लग चुकी थी। वो अपने पिछवाड़े की आग बुझाने के लिए गोल गोल घूमने लगा। मुझे देखने वाली उसकी नरों में अब एक खौफ सा झलक रहा था। अब उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं मन ही मन हौसा, क्या हुआ? तुम्हें खा तो ही सकता हूँ, पर तुम्हें तपा तो सकता हूँ ना। उस सुनहरे जानवर के चमकते हुए बालों को देखकर मेरे दिमाग में अचानक एक खुराक सूझी। मैं फिर से उसके पास गया, लेकिन इस बार मैंने उसका मांस नहीं काटा, बल्कि उसके शरीर के बालों को कुतरना शुरू कर दिया। डिंग, सुनहरे बाल निगले गए। इवोल्यूशन पॉइंट +1। कुछ ही देर में मैंने उस सुनहरे जानवर के बाल कुतर कर उसे जगह से गंजा कर दिया। जलते हुए अपने सुनहरे बालों को और पिछवाड़े पर हो रही लगातार जलन को महसूस करके वो आखिरकार फूट कर रोने लगा और डर के मारे कोने में दुबक कर कांपने लगा। यह देखकर मैंने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। फिर मैंने चारों ओर नंग दोहाई। जो कुछ भी खाने लायक था वो सब मेरे पेट में जा चुका था। जब जिया लिंगफिंग ने अपना ध्यान खत्म किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ बस तबाही मची थी। आत्मा वाले पत्थर गायब थे। जानवरों के दूध का बर्तन एकदम खाली था। छोटे जिन के बाल हुए थे, पिछवा जलकर काला हो चुका था और वो कोने में सिकुड़ कर रो रहा था। यह सब देखकर जिया लिंगफिंग गुस्से से कांपने लगा। छोटे जिन, ये सब किसने किया? वो पागलों की तरह पूरे कमरे में छानबीन करने लगा और आखिरकार उसे दीवार पर एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया और मैं, जो इसका असली मुजरिम था, वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। दूसरी तरफ जिया योचू मुझे मेरे कमरे में खाना देने की तैयारी कर रही थी। हालांकि उसके सारे रिसोर्सेज बंद हो चुके थे, जिससे वो थोड़ा परेशान जरूर थी, लेकिन वो इसके लिए पहले से तैयार थी, इसलिए उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाती, उसका दिल धक से रह गया। अरे, मेरे कमरे का दरवाजा कहाँ गया? वो हैरान होते हुए अंदर गई और देखा कि सब कुछ ऐसे बिखरा पका था जैसे वहाँ कोई बम फटा हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो छिपकली वहाँ से गायब थी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। अपने मुख्य लड़ाकू जानवर का खोना किसी पालतू जानवर को खोने जितना आसान नहीं था। यह तो उसकी जान से जुड़ा मामला था। यह सोचकर वो पागलों की तरह उसे कमरे में ढूंढने लगी। जब वो नीचे झुककर ध्यान से देखने लगी तो उसे दीवार पर एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया। उस सुराख के निशान एकदम ताजा थे और उसके किनारे भी खुरदरे थे, जैसे किसी ने उसे अपने दांतों से बुरी तरह कुतरा हो। ये छिपकली इतने कठोर काले पत्थरों को कैसे कुतर सकती है? कहीं उस सुनहरे मेंढक को निगलने के बाद इसके अंदर कोई अनजाना बदलाव तो नहीं आ गया, जिससे इसे इन चीहों को खाने की ताकत मिल गई हो? पर आखिर ये गया तो गया कहाँ? जैसे ही जिया योचू मुझे बाहर ढूंढने जाने वाली थी, सुराख के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। उसने झटके से अपना सिर मुआ और देखा कि एक छिपकली धीरे धीरे दीवार के सुराख से बाहर निकल रही है। मेरा आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था और मैं लगभग किसी इंसान की हथेली जितना बड़ा हो गया था।
मेरी स्लेटी चमी अब किसी सख्त चट्टान की तरह दिखने लगी थी। मैंने जिया योचू की तरफ देखा और गद्दे पर रेंगता हुआ सोने के लिए चला गया। मुझे इतनी बेफिक्री से आराम करते देख जिया योचू को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। वो तेजी से उस सुराख के पास गई और अंदर झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था और उसकी गहराई का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कुछ देर चुप रही, फिर एक पत्थर लेकर आई और फिलहाल के लिए उस सुराख को बंद कर दिया। फिर वो मेरे सामने आई और बोली, तुम अभी कहाँ गए थे? मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया क्योंकि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स मेरी क्रूरत से ज्यादा बब चुके थे। पेट में जो कुछ है उसके पचने का इंतजार करता हूँ, फिर मेरा दूसरा विकास शुरू हो सकेगा। शियायो छू ने मेरी ये हालत देखी और बेबस होकर आह भरी। अब से इधर उधर भागना मना है, बाहर बहुत ततरा है, तुम बस चुपचाप यही रहो, कम से कम इंदा तो रह पाओगे। यह कहकर उसे हमारी आत्मा के बंधन से एक छोटा सा संदेश महसूस हुआ। पेट भर गया, बहुत माँ आया। उसकी जगी हुई उम्मीद की किरण फिर से बुझ गई। थोखा बहुत बदलाव तो हुआ है, लेकिन एक असली दिव्य प्राणी बनने से ये अभी भी कोसों दूर है। आखिरकार मुझे गुद पर ही भरोसा करना होगा। वो मुई और एक बार फिर उस शांत कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली। ए लक्की, तुझे असली तात का कोई अंदाजा नहीं है। बस इंतजार कर, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी बड़ी लथामी में थी। सिस्टम, दूसरा विकास शुरू करो। एक भयानक दर्द ने फिर से मेरे पूरे शरीर को जक लिया। इस बार का दर्द पहले वाले विकास से भी कहीं ज्यादा तेज था। मेरी हथेली जितनी छोटी सी देर से कग कग की हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी और मेरा आकार 30 से बढ़कर लगभग 1 फुट का हो गया। रग रग में तात दौड़ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने पहले वाले कमोर रूप को चुटकियों में चीर कर रख सकता हूँ। मैंने सिस्टम में विकास के विकल्पों को देखा। इस बार मैंने बिना कोई झिझक दिखाए ऊर्जा केंद्र को मजबूत करें का विकल्प चुना, कन्फर्म किया और चुने गए हिस्से की ऊर्जा का खास रूप से कायापलट होना शुरू हो गया। छाती की गहराई से एक बिल्कुल ही अलग सा एहसास उठा। अब ये सिर दर्द नहीं था, बल्कि एक तेज जलन थी। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर एक छोटा सा सूरज धधक उठा हो। मेरी उसी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार मेरे पास हमले का एक ढंग का कौशल आ ही गया। भले ही अभी शुरुआती स्तर का है, लेकिन इसकी जानकारी पाकर लग रहा है कि इसमें कई गास तातों की झलक मौजूद है। दूसरा विकास पूरा हुआ, मेरी तात कई गुना बढ़ गई और एक बर्दाश्त नया कौशल भी मिल गया। लेकिन इसके साथ ही मुझे बहुत होरों की भूख लगने लगी। मुझे और खाना चाहिए। कमरे में जो कुछ भी खाने लायक था मैंने सब चट कर दिया। आखिर में अगले विकास के लिए अभी भी 200 पॉइंट कम पक रहे थे। बस 200 पॉइंट और फिर मैं दोबारा विकास कर पाऊंगा। हालांकि अब मुझमें थोड़ी तात आ गई है, लेकिन मैं अभी भी बच्चा हूँ। मैं कोई थरा मोल नहीं ले सकता। शिया परिवार के ताकतवर लोग मुझे एक थप्पा में ही मार सकते हैं। इसलिए मैंने शियायो छू के पास जाने का फैसला किया। उस लकी के साथ रहने पर मुझे जरूर कुछ बढ़िया खाने को मिल जाएगा, है ना? मैं अचानक पास की झाड़ियों से बाहर कूदा और सीधे उसकी गोद में जा गिरा। मैंने शियायो छू के कपों को अपने पंजों से खींचा और उसे एक सा संदेश भेजा, मुझे खाना दो। उसने एक गहरी सांस ली और बुद्ध को शांत रहने के लिए कहा, ये मेरा मुख्य लाकू जानवर है। हमारी जानें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसे मार नहीं सकती, इसे गला घूंट कर नहीं मार सकती। शियायो छू वापस अपने कमरे में आई। उसने मेज पर 100 मध्यम दर्जे के ऊर्जा पत्थर और 3 जादुई जी बूटियां रख दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जो वहाँ गहरी नींद में खराटे ले रहा था। इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। एक नया जन्म मिला, लेकिन शुरुआत ही नर्क जैसी मुश्किल है। सारे संसाधन छिन गए हैं और आगे का रास्ता एकदम धुंधला है। पिछले जन्म में उसे एक जादुई विद्या मिली थी, जिसका नाम था आसमान निगलने वाली आसुरी विद्या। इस विद्या से दूसरों की जीवन ऊर्जा सोखकर उसे अपना बनाया जा सकता था। इसे सीखने की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन इसमें अनगिनत संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। पिछले जन्म में वो एक महान महारानी थी। उसका अपना उरूर और कुछ उसूल थे, इसलिए उसने इस आसुरी विद्या को नहीं अपनाया था। पर इस जन्म में शियायो छू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसूल, ये तो सिर्फ ताकतवर लोगों के चोंचले हैं। ये परिवार अब और ज्यादा दिन रुकने लायक नहीं रहा। यहाँ रहकर हर दम पर बंदिशें ही झेलनी पेंगी। अगली सुबह जब शियायो छू अपना सामान बांध रही थी, तो उसने देखा कि उसके 100 ऊर्जा पत्थर गायब थे। ठीक उसी वक्त मेरे मुंह से पेट भरने की एक जोरदार डकार आई। ये देखकर शियायो छू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उगल इसे बाहर, जो खाया है सब बाहर निकाल, निकाल बाहर। वो मेरी सारी जमा पूंजी थी, सब कुछ। इस कमीनी छिपकली ने उसका 9 पंखों वाला सुनहरा टिड्डा निगल लिया और उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। और अब उसके बचे खुचे संसाधन भी चट कर गई। अरे छोड़ो, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इतनी जोर से हिलाया कि मेरा सिर चकरा रहा है। जिया योचू ने आखिरकार मुझे जान से नहीं मारा। जाने दो, इस बेवकूफ को बस एक चाबी का छल्ला ही समझ लेती हूँ।
जिया योचू अपने स्कूल यूनचिंग फर्स्ट मिडिल स्कूल पहुंची। वो अपना नाम कटवाने आई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना किसी संसाधन के उसे सीमा पर मौजूद उस खतरनाक और अराजक जगह पर ही जाना होगा जहां राक्षसी जानवरों का आतंक है। तभी वो खुद को ताकतवर बना पाएगी। अरे देखो, वो जिया योचू है ना? वो किस मुंह से स्कूल आई है? सुना है उसका मुख्य लड़ाकू जानवर एक छिपकली है। सच में? तब तो उसका करियर खत्म। बड़े अफसोस की बात है, पहले वो हमारे स्कूल की शान हुआ करती थी। जिया योचू ने लोगों की इन बातों को अनसुना कर दिया और सीधे एडमिन ऑफिस की तरफ चल दी। मैंने अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। दूर वो जो सबसे शानदार ऑफिस की इमारत दिख रही थी, वहाँ ऊर्जा का स्तर बाकी जगहों से थोड़ा ज्यादा लग रहा था। कुछ ही देर बाद मैंने खा कर उस पूरी इमारत को ही गिरा दिया। वो तो प्रिंसिपल का ऑफिस है। एक छात्र जोर से चिल्लाया। वहाँ पल भर में ही भारी अफरा तफरी मच गई। जिया योचू भी थोड़ी हैरान रह गई और उस गिरती हुई इमारत को देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे शायद कुछ महसूस हुआ और उसने नीचे अपनी कमर पर बौंधे कपड़े के थैले को देखा। थैले के नीचे पता नहीं कब एक छोटा सा छेद हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं? उसने झटके से सिर उठाकर मलबे में बदल चुकी उस इमारत की तरफ देखा। लगता है इस बेवकूफ छिपकली में कुछ तो दम है। मैंने छक कर एक डकार ली। मेरे विकास के अंक आखिरकार 2000 का आंकड़ा पार कर चुके थे। मजा आ गया। अब मैं एक बार फिर से अपना विकास कर सकता हूँ। मैंने अपना शरीर सिकोड़ लिया और तीसरे इवोल्यूशन से होने वाले तेज झटके को सहने लगा। उस दर्द के बीच मेरा आकार और भी बड़ा होने लगा। पहले जो मैं सिर्फ 1 फुट का था, अब सीधा आधा मीटर का हो गया था। विकास पूरा हो चुका था और मेरी ताकत एक बार फिर बहुत बढ़ गई थी। और साथ ही मुझे एक ही बार में 2 नई पैसिव स्किल्स भी मिल गयी। मैं मन ही मन खुशी से झूम उठा। सुपर आर्मर ने पल भर में ही मेरे जिंदा रहने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। और एनर्जी सेंसिंग तो किसी रडार की तरह था, जिससे मुझे शिकार या किसी भी खतरे का पहले ही पता चल जाएगा। मैंने अपने इवोल्यूशन के विकल्पों को देखा और मेरी नजर तेज दांतों पर जाकर टिक गई। चीजों को निगलना ही तो मेरे विकास की जड़ है, इसीलिए मजबूत दांत होना सबसे जरूरी है। दांतों को और ताकतवर बनाना होगा। मुझे और भी तेजी से और बेरहमी से खाना है। चयन पक्का किया गया। चुने गए हिस्से यानी तेज दांतों का अतिरिक्त विकास शुरू किया जा रहा है। मेरे मुंह के अंदर अचानक बहुत तेज झनझनाहट और दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत छोटी छोटी रेतियों से मेरे दांतों को घिसा जा रहा हो। कस्टम टैलेंट निगलना अब मजबूत हो रहे हिस्से से प्रभावित है। तेज दांतों की वजह से इसका असर बढ़ गया है। मजबूत हुए तेज दांतों के प्रभाव से आपको नई स्किल मिल गई है, शुरुआती स्तर का फाड़ना और कुतरना। आपके काटने में अब किसी भी कवच को तोड़ने और चीर फाड़ करने की जबरदस्त ताकत आ गई है। आप किसी भी चीज को और भी आसानी से तोड़ सकते हैं और उनमें से ऊर्जा खींच सकते हैं। मजबूत लक्ष्यों को होने वाला नुकसान बढ़ गया है। कठोर चीजों को निगलते समय उसे ऊर्जा में बदलने की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ जाएगी। सीधा काटने की ताकत दे दी और निगलने की रफ्तार भी बढ़ा दी। मैंने पूरे मजे से अपना झबड़ा हिलाया और दांतों के आपस में टकराने से आ रही उस कड़क आवाज को महसूस किया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं एक ही बार में लोहे की मोटी प्लेट को भी आसानी से चबा जाऊंगा। स्कूल के बाहर जिया योचू एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर दूर से उस मलबे में मची अफरा तफरी को देख रही थी। थोड़ी ही देर में मैं पास की जमीन से बाहर निकल आया। पक्का इस बेवकूफ ने मेरा 9 पंखों वाला सुनहरा टिड्डा निगलने के बाद सच में खुद में बदलाव कर लिया है, पर इसके विकास की ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। मेरी ऊर्जा इसकी चमड़ी के आर पार भी नहीं जा पा रही है। तुझे क्या हो गया है? ओ बेवकूफ, किसे बेवकूफ बोल रही है? मैंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो ठीक है, मैं अब से तुझे छोटू बेवकूफ बुलाऊंगी, चलेगा ना? मुझे बाप बोल बाप, ज्यादा सिर पर मत चढ़। शहर की सुरक्षा फोर्स की तेज सीटी बज चुकी थी। जिया योचू तुरंत मुड़ी और उस घबराई हुई भीड़ में घुल मिल गई और तेजी से स्कूल के इलाके से बाहर निकल गई। वो मुझे लेकर शहर के बाहर आ गई। पास ही में एक पायनियर गिल्ड का अड्डा था। वहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ था और हर तरफ से खूंखार लोगों का दबदबा महसूस हो रहा था। कुछ लोगों के साथ उनके लड़ाकू जानवर भी चल रहे थे। जहाँ कुछ लोग भारी भरकम हथियार लिए घूम रहे थे, वहीं शिया योचू जैसी नाजुक सी लड़की एक छोटी छिपकली को साथ लिए हुए थी, जो वहाँ बिल्कुल बेमेल लग रही थी। कई लोगों की नजरें हम पर टिकी थीं, जिनमें परख, जिज्ञासा और यहाँ तक कि बुरे इरादे भी साफ झलक रहे थे। लेकिन शिया योचू ने उन सब की परवाह किए बिना सीधे रजिस्ट्रेशन विंडो की ओर कदम बढ़ाए। जल्द ही कर्मचारी ने उसे एक खुरदरा सा लोहे का बैज थमा दिया, जिस पर बस एक नंबर लिखा था। शिया योचू ने वो बैज लिया और पलटकर मिशन वाली चमकती स्क्रीन की तरफ चल दी। यहाँ पॉइंट्स के बदले गिल्ड के गोदाम से हर तरह के संसाधन लिए जा सकते थे, जैसे कि मार्शल आर्ट तकनीकें, हथियार, दवाइयाँ और यहाँ तक कि ऊंचे दर्जे के राक्षसी जानवरों के बच्चे या फिर युआन पत्थर। उसने एक सफाया करने वाला मिशन चुना, जो कि ब्लैक विंड वैली के बाहरी हिस्से में तहखाना मकड़ियों को खत्म करने का था। चलो अब हमारा शिकार शुरू होता है। एक इंसान और एक जानवर ने उस खतरनाक
लेकिन मौकों से भरे जंगल में कदम रख दिया। शिया योचू बड़ी फुर्ती से अजीबोगरीब चट्टानों और सूखे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसके हाथ में एक साधारण सी लंबी तलवार थी जो ठंडी चमक बिखेर रही थी। अचानक तलवार की एक चमक उठी और पल भर में एक तहखाना मकड़ी का सिर कट कर गिर गया। उसका हरा खून चारों तरफ छलक गया। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। तभी शिया योचू की हथेली से एक अदृश्य खिंचाव पैदा हुआ जिसने उस मकड़ी के शरीर को जकड़ लिया और उस लाश के अंदर से ढेर सारी जीवन ऊर्जा जबरदस्ती खींची जाने लगी, जो उसकी नसों से होते हुए सीधे उसके शरीर में समाने लगी। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उस शैतानी कला की वजह से उसकी युवान ऊर्जा में एक ठंडी और खौफनाक ताकत घुल रही थी। उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। सच में ये काम कर रहा है। हालांकि इसमें दर्द बहुत था, लेकिन इस तरह आगे बढ़ने की रफ्तार रोजाना के आम अभ्यास से कहीं ज्यादा तेज थी। यहाँ तक कि ये पिछले जन्म में मूनलाइट वुल्फ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की रफ्तार से भी कम नहीं थी। और मैं बस जमीन पर लेटा बोर होते हुए उस सूखी हुई मकड़ी को चबा रहा था जिसे उसने पूरी तरह निचोड़ लिया था। तहखाना मकड़ी के अवशेषों को निगला जा रहा है। ऊर्जा नष्ट हो गई है। विकास अंक मिले हैं +0.5। स्टेमिना मिला है +0.01। इस औरत की फुर्ती तो देखो। हर बार मेरे लिए बस ये सूखी हड्डियां और सख्त खोल ही छोड़ती है। अरे मेरे लिए भी थोड़ा मांस छोड़ दिया कर। मैंने चिढ़ते हुए अपने मन की बात उस तक पहुंचाई। तू तो एक छिपकली है, इतने मांस का क्या करेगा? क्या तू इसे पचा भी पाएगा? अपने दांत घिसने के लिए ये हड्डियां और खोल ही काफी हैं तेरे लिए। अरे मैं तो पत्थर और लोहा तक पचा सकता हूँ, तो क्या मांस के 2 टुकड़े नहीं पचा पाऊंगा? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया शिया योचू के मुंह पर जोरदार युवान ऊर्जा की आग उगल दूं ताकि उसे मजा चखा सकूं। लेकिन फिर थोड़ा सोचकर मैंने खुद को रोक लिया। कंजूस कहीं की, रुक जा। जब तेरा ये बाप ताकतवर बनेगा ना, तब मैं तुझे हड्डियां चबाने को दूंगा। ये सोचकर मैं तेजी से दूर भाग गया। जाओ, मुझे भी यही चाहिए था, शिया योचू ने ताना मारा। शिया योचू ने मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो अभी 2 कदम ही चली होगी कि अचानक एक खौफनाक और जंगली आभा ने उसे घेर लिया। शिया योचू का चेहरा पीला पड़ गया। इस इलाके में एक दानव सैनिक स्तर का जानवर कैसे आ सकता है? दानव सैनिक स्तर का मतलब है इंसानों के युवान मास्टर स्तर का कोई योद्धा, और वो तो अभी सिर्फ 3 सितारा युवान जे थी। ऐसे दानव सैनिक स्तर के जानवर के सामने खड़े होने का मतलब है पक्की मौत। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत पलटकर ब्लैक विंड वैली के बाहरी हिस्से की तरफ भागने लगी। भागते हुए वो मन ही मन मुझे भी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वो भूखड़, डरपोक और बेवकूफ छिपकली। मुसीबत के वक्त सबसे पहले दुम दबाकर भाग जाता है। उस दानव सैनिक की खौफनाक आभा जैसे करीब आ रही थी। शिया योचू ने मारने का मन बना लिया था। तभी अचानक आग की एक लपट बड़ी सटीकता से आई और उस काली परछाई पर जोरदार हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए शिया योचू ने तुरंत उससे दूरी बना ली। वो अभी भी दहशत में थी। उसने पलटकर देखा कि वो आग की लपट कहाँ से आई थी। वहाँ झाओ मिंगमिंग खड़ी थी, जो पायनियर गिल्ड के अध्यक्ष की इकलौती बेटी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही वो 9 सितारा युवान मास्टर बन चुकी थी, और उसका अपना लड़ाकू जानवर लाल आग वाला भेड़िया तो पहले से ही दानव सैनिक के आखिरी स्तर पर पहुंच चुका था। वो शिया योचू के सामने आई और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर चिढ़ और गुस्सा नजर आ रहा था। तो तुम ही हो शिया योचू, शिया परिवार की वो मशहूर लाडली बेटी। शिया योचू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, हाँ मैं ही हूँ। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस झाओ। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, झाओ मिंगमिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं कहती हूँ तुम बड़े घरानों के लड़के, लड़कियों से थोड़ी शांति से नहीं बैठा जाता क्या? आराम से शहर में नहीं रह सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, जिद करके इन सुनसान जंगलों में जिंदगी का तजुर्बा लेने आ जाते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक छोटी सी झद्दी की वजह से हम जैसे नीचे काम करने वालों को तुम्हारे पीछे पीछे दौड़कर तुम्हारी गलतियाँ छुपानी पड़ती हैं। शिया योचू ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी अपनी मंजिल है। आज का ये एहसान मैं याद रखूंगी और वक्त आने पर जरूर चुकाऊंगी। मिस झाओ आप जा सकती हैं, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। शिया योचू मुड़ी और जाने लगी। झाओ मिंगमिंग ने दौड़कर उसे पकड़ा और हाथ बांधते हुए बोली, तुम्हारी रक्षा करना कौन चाहता है भाई? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पीछे पीछे घूमने का शौक है? अगर मेरे पिताजी ने सख्त हिदायत न दी होती कि तुम्हारा एक बाल भी बांका हुआ तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे, तो मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें जो करना है करो, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। सोच लेना कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। इस झाओ मिंगमिंग के सिर पर सवार रहने से मैं अपनी स्वर्ग निगलने वाली जादुई विद्या का इस्तेमाल कैसे करूंगी? सब उस बेवकूफ छिपकली की गलती है। वहीं दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे एक पुरानी महारानी द्वारा जी भरकर कोसा जा रहा है। मैं तो इस वक्त अपने ही मजे में था।
मैं बड़ी खुशी से अभी मारी गई मकड़ी को चबा रहा था। गुफा की मकड़ी को पूरी तरह निगला। विकास के बिंदु मिले 5, ताकत मिली 0.1, फुर्ती मिली 0.5। इस मकड़ी का स्वाद काफी बढ़िया है, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम और एकदम रसीली। बस इसका खोल थोड़ा दांतों में फंस रहा है। अचानक एक बहुत ही विशालकाय और भयानक मकड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये खूनी मकड़ियों की मुखिया थी, एक शुरुआती स्तर की राक्षसी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना मुंह खोला और मुझ पर एक बैंगनी रंग के जहरीले तीर से हमला कर दिया। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। वो जहरीला तीर मेरे शरीर पर लगा, लेकिन उसका एक निशान तक नहीं पड़ा। सुपर आर्मर की शक्ति अपने आप सक्रिय हो गई थी। उस जहर में मौजूद जो थोड़ी बहुत जलाने वाली ताकत थी, वो पूरी तरह से बेअसर हो गई। बस इतना ही। मैंने मुंह चिढ़ाया, फिर अपने पिछले पैरों से जोर लगाया और पलक झपकते ही मकड़ी की मुखिया के सामने पहुंच गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मेरी सख्त और नुकीले छिलकों से ढकी पूंछ लोहे के चाबुक की तरह तेजी से घूमी और मकड़ी के उस विशाल शरीर को हवा में दूर उछाल दिया। उसके शरीर से गंदा रस बहने लगा और वो वहीं ढेर हो गई। मैंने उसके पास जाकर अपना खूंखार मुंह खोला। गुफा की मुखिया मकड़ी को निगला। विकास के बिंदु मिले 50, ताकत मिली 5, मानसिक ऊर्जा मिली 5, नई शक्ति प्राप्त हुई। जहर से बचाव। मेरे शरीर में एक गजब की गर्मी दौड़ गई। मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मजा आ गया। मेरे पूरे शरीर को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। गॉडजिला की जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने अपने शक्तियों वाले पैनल पर एक नजर डाली। अब तक मेरे पास 320 विकास के बिंदु हो चुके थे। हालांकि अगले रूप में बदलने के लिए अभी बहुत सफर बाकी था, लेकिन जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। मैं अपने शिकार के सफर पर आगे बढ़ गया। उधर शिया योचू को लग रहा था कि झाओ मैंगमैंग उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। उसे तो शक होने लगा था कि झाओ मैंगमैंग का खास जंगली जानवर कोई लाल आंखों वाला भेड़िया नहीं, बल्कि कोई बक बक करने वाला तोता है जो दिमाग खाने में माहिर है। झाओ मैंगमैंग ने उबासी लेते हुए कहा, मैं कह रही हूँ शिया मैडम, तुम आखिर ढूंढ क्या रही हो? इस बाहर के पूरे इलाके का तो तुमने चप्पा छान मारा है। इन बेवकूफ मकड़ियों के अलावा यहाँ ढेला तक नहीं है, और अंदर गए तो असली खतरा शुरू हो जाएगा। और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। खतरा? उसे इसी खतरे का तो इंतजार था। अपने पिछले जन्म की यादों के अनुसार इस काली हवा वाली घाटी की गहराइयों में एक प्राचीन खंडहर का छोटा सा दरवाजा छिपा था। उसके अंदर कुछ बहुत ही प्राचीन साधुओं की शक्तियाँ और खजाने मौजूद थे। वहाँ कुदरती भूल भुलैया और कई रुकावटें भी थीं। मिंग जैसी पीछे घूमने वाली मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ये एकदम सही जगह थी। मुझे उसके अंदर जाकर देखना है। शिया योचू ने घाटी के और अंदर की तरफ इशारा किया, जहाँ कोहरा बहुत घना था और रोशनी ना के बराबर थी। ये देखकर झाओ मैंगमैंग ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। अंदर? क्या तुम्हें यकीन है वहाँ के राक्षस बाहर की इन गुफा वाली मकड़ियों जैसे बिल्कुल नहीं होंगे? हो सकता है वहाँ एडवांस लेवल के दैत्य सैनिक या दैत्य सेनापति भी हो। शिया योचू ने बड़ी शांति से कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह गुफा की गहराइयों की तरफ बढ़ गई। झाओ मैंगमैंग ने उसे जाते हुए देखा, मुंह बनाया और फिर उसके पीछे चल दी। साथ ही उसने अपने बगल में खड़े लाल आंखों वाले भेड़िए का सिर थपक पाया। मेरे दोस्त, तैयार हो जाओ, लगता है यह सफर उतना भी उबाऊ नहीं होने वाला है। ठीक उसी समय ब्लैक विंड वैली की दूसरी तरफ मैं एक चट्टानी छिपकली को फाड़कर बड़े मजे से खा रहा था। रॉक लिजर्ड को निगलने पर मुझे 80 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। ताकत 8 पॉइंट और स्टेमिना 10 पॉइंट बढ़ गया। एक पैसिव स्किल हार्ड स्किन भी मिल गई, जिससे मेरी त्वचा की मजबूती हमेशा के लिए 10% बढ़ गई। और हाँ, मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स भी 600 के पार पहुँच गए। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ताकत काफी बढ़ गई है और मेरी त्वचा भी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। वह औरत अभी भी बाहर कचरा बटोर रही होगी और मैं यहाँ दावत उड़ा रहा हूँ। हे मजा ही आ गया। मैं खुशी से यही सोच रहा था कि अचानक सोल लिंक के जरिए मुझे एक बहुत ही उच्च स्तर की ऊर्जा का एहसास हुआ। वह औरत अकेले मजे मार रही है? बिल्कुल नहीं। मेरे पीठ पीछे अकेले सब कुछ हड़पना चाहती है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुरंत उस ऊर्जा की दिशा में निकल पड़ा। मैं पूरी रफ्तार से उस तरफ दौड़ने लगा। उधर शिया योचू अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे लताओं और काई से ढकी एक चट्टान के सामने आकर रुक गई। उसने अपने शरीर में अभी बनी जादुई ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपनी उंगली से एक झटका दिया। तभी उस चट्टान में एक गहरी और अंधेरी गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर से एक बेहद शुद्ध और प्राचीन ऊर्जा बाहर आने लगी। झाओ मैंगमैंग एकदम चौंक गई। एक प्राचीन खंडहर का रास्ता? तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ कोई खंडहर है? शिया योचू ने बिना कोई भाव दिखाए बड़ी शांति से कहा, बस किस्मत अच्छी थी। एक पुरानी किताब में संयोग से इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जाहिर है वह यह तो नहीं बताने वाली थी कि उसने पुनर्जन्म लिया है। झाओ मैंगमैंग की आंखों में शक साफ दिख रहा था।
उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी इस बारे में पूछताछ करने का समय नहीं था। एक अनछुए खंडहर का मतलब था नए मौके, संसाधन और ढेर सारा खजाना। भले ही वह झाओ मेंगमेंग गिल्ड के अध्यक्ष की बेटी थी, लेकिन संसाधन कोई हवा में तो उड़कर आते नहीं हैं। झाओ मेंगमेंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह शिया योचू के करीब आई और बोली, अरे मेरी प्यारी योचू बहन, देखो यह खंडहर हम दोनों ने मिलकर ढूंढा है, तो जो मिला वो दोनों का है ना। तुम्हारी इस बड़ी बहन ने अभी तुम्हारी जान भी तो बचाई थी। शिया योचू ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन हंसी। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं इसके लिए एक मुसीबत थी, और अब अचानक से मैं प्यारी योचू बहन बन गई। खैर, उसका भी सब कुछ अकेले हटने का कोई इरादा नहीं था। पहला कारण, उसे झाओ मेंगमेंग की ताकत की जरूरत थी, ताकि खंडहर के अंदर के खतरों का सामना किया जा सके। और दूसरा, अब उसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था, इसलिए फिलहाल साथ मिलकर काम करना ही बेहतर था, ताकि दोनों का ही फायदा हो। शिया योचू ने उसी रूखे अंदाज में जवाब दिया, अंदर क्या है किसी को नहीं पता। हम साथ मिलकर जा सकते हैं, लेकिन किसे क्या मिलेगा यह उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। कोई बात नहीं, तो फिर इंतजार किस बात का, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। उन दोनों के गुफा में घुसने के थोड़ी देर बाद ही एक काला साया भी तेजी से अंदर की तरफ लपका। खंडहर में घुसने के कुछ ही देर बाद मेरा सामना एक 3 स्पाइन ड्रैगन लिजर्ड से हुआ, जो सीधे मुझ पर झपट पड़ी। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। मेरी छाती के अंदर मौजूद एनर्जी कोर बहुत तेजी से घूमने लगी और मेरे गले की गहराई में एक गहरी लाल रोशनी जमा होने लगी। मैंने जोर से अपना जबड़ा खोला और कटोरे जितनी मोटी एक गहरी लाल ऊर्जा की भयंकर किरण बाहर निकली। उस किरण ने सीधा उस छिपकली के विशाल सिर को आर पार चीर दिया। किरण उसके सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। वह ड्रैगन लिजर्ड जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपना मुंह खोला और 1-2 निवालों में ही उसे पूरा सफाचट कर दिया। यहाँ के शिकार की क्वालिटी सच में कमाल की है, एकदम बड़े और ताकतवर। शिया योचू नाम की यह औरत तो सच में बड़े काम की चीजें ढूंढती है। 3 स्पाइन ड्रैगन लिजर्ड को निगलने पर 150 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। ताकत 10 पॉइंट और स्टेमिना 20 पॉइंट बढ़ गया। एक सफेद दर्जे का गुण हैवी वेट भी हासिल हुआ। वजन 10% बढ़ गया है। पैर अब ज्यादा मजबूती से टिके हैं और मार सहने की ताकत भी थोड़ी बढ़ गई है। मेरे शरीर में एक जबरदस्त गर्मी सी दौड़ गई। ताकत और बचाव करने की क्षमता फिर से बढ़ गई। उधर जिया योचू अपने पिछले जन्म के तजुर्बे के सहारे बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया। यहाँ एक पूरी तरह से पका हुआ ड्रैगन स्पिरिट फल लगा था। यह न सिर्फ दिमागी ताकत बढ़ाता है, बल्कि शक्तियों के अगले स्तर तक पहुंचने की रुकावटों को तोड़ने में भी जादुई असर दिखाता है, खासकर युआन किंग से नीचे के साधकों के लिए। यह तो जैसे बिल्कुल उसी के लिए बना था। जैसे ही वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक खूंखार जानवर सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। लोहे के कवच वाला ड्रैगन बीस्ट, जो डीमन सोल्जर के सबसे ऊंचे स्तर पर था। साफ था कि यह जानवर उसी जादुई फल की रखवाली कर रहा था, और इस खंडहर में घुसते ही वह और झाओ मेंगमेंग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो इससे निपटने का कोई तरीका ढूंढने लगा। उसी वक्त खंडहर के दूसरे हिस्से में झाओ मेंगमेंग को लग रहा था कि उसकी तो किस्मत ही खराब है। कभी चमगादड़ों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता, तो कभी वो दलदल में गिर जाती। बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकली ही थी कि अब उसका सामना डीमन सोल्जर के बीच के स्तर वाले एक बड़े से दलदली मगरमच्छ से हो गया। उसने किसी तरह उस मगरमच्छ को तो भगा दिया, लेकिन उसे भी थोड़ी बहुत चोटें आ ही गईं। उसकी काफी ज्यादा ऊर्जा भी खर्च हो गई थी। ये कैसा बकवास खंडहर है, सब कुछ इतना मनहूस क्यों है यहाँ। जब वो बिना सिर पैर के इधर उधर भटक रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि मुझे डीमन सोल्जर के आखिरी स्तर वाले 3 खूंखार जानवरों ने घेर रखा था। और देखते ही देखते मैंने बस 2-3 बार में ही उनका काम तमाम कर दिया। ये कौन सा जानवर है, कितना खौफनाक। ये यकीनन डीमन सोल्जर के स्तर से कहीं ऊपर है। कहीं ये कोई डीमन जनरल तो नहीं। डर के मारे उसकी तो जान ही सूख गई। घबराहट में वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन पीछे हटते हुए गलती से उसका पैर एक छोटे से पत्थर से टकरा गया। अपने शिकार का मजा ले रहे मैंने अचानक से अपना सिर उठाया और ठीक उसी तरफ देखा जहाँ झाओ मेंगमेंग छिपी हुई थी। मेरी ऊर्जा को महसूस करने की ताकत ने एक इंसान की अच्छी खासी जीवन ऊर्जा को भांप लिया था, और उसके पीछे दूर से तेजी से पास आते हुए जानवरों की एक और भी ज्यादा ताकतवर ऊर्जा महसूस हो रही थी। वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं सीधे झाओ मेंगमेंग की तरफ झपटा। बेचारी झाओ मेंगमेंग का तो डर के मारे चेहरा ही सफेद पड़ गया। उसने फुर्ती से अपना वो अजीब सा लंबा धनुष खींचा और अपने शरीर में बची कुछ सारी ऊर्जा उसमें झोंक दी। अपनी पूरी ताकत से भरा आग का एक तीर मेरी तरफ सनसनाता हुआ आया, लेकिन उस तीर से मेरी मजबूत चमड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो खट से आवाज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। झाओ मेंगमेंग ने जब देखा कि उसका सबसे जबरदस्त वार
मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया तो वो पूरी तरह निराश हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन मैंने तो उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मैं सीधा उसके बगल से तेजी से निकल गया और पीछे से आ रहे उन जानवरों के झुंड पर झपट पड़ा जिनमें से बड़ी ही मजेदार ऊर्जा छलक रही थी। मैंने जोश में आकर एक जोरदार दहाड़ मारी और उन बिच्छुओं के झुंड पर टूट पड़ा। उधर आंखें बंद किए मौत का इंतजार कर रही झाओ मैंग मिंग ने जब बहुत देर तक कोई दर्द महसूस नहीं किया तो उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। वो अनजान और खौफनाक डीमन जनरल एक तरफा उन आग उगलने वाले बिच्छुओं को गाजर मूली की तरह काट रहा था जिन्होंने उसकी नाक में दम कर रखा था। ये उन जमीनी बिच्छुओं के साथ नहीं मिला हुआ है, कहीं कहीं ये मुझे तो नहीं बचा रहा। वो मेरे लड़ने के अंदाज को देख रही थी जो खौफनाक होते हुए भी किसी अजीब से जादू की तरह खूबसूरत लग रहा था। मेरी तरफ से आ रही उस बेतहाशा ताकत और तबाही के खौफ को महसूस करके पता नहीं क्यों उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उधर दूसरी तरफ जया योचू अभी भी उस लोहे के कवच वाले ड्रैगन बीस्ट के सामने डटा हुआ था। जिया योचू अपने पिछले जन्म की यादों में इस जानवर से जुड़ी छोटी छोटी बातें याद करने लगा। भले ही इस ड्रैगन बीस्ट का कवच कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन दिमागी हमलों के आगे ये कमजोर पड़ जाता है और उस जादुई ड्रैगन फल के अंदर बिल्कुल शुद्ध दिमागी ऊर्जा ही तो भरी हुई थी। जिया योचू की आंखों में एक हरी चमक उठी। उसने अपनी आत्मा की असली ताकत को दांव पर लगा दिया ताकि वो एक ऐसा दिमागी हमला कर सके जो सिर्फ ऊंचे स्तर पर ही मुमकिन है। उस हमले की चपेट में आते ही अर्थ ड्रैगन बीस्ट कुछ पल के लिए पूरी तरह से बौखला गया। ठीक उसी पल जया योचू ने उस ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो उस फल को छूने ही वाली थी मैं उसके ठीक सामने जमीन फाड़कर बाहर आ गया और मैंने उस फल को एक ही बार में गटक लिया। जिया योचू का बड़ा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। उसके चेहरे की वो खुशी और उम्मीद पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक गहरे सदमे और अविश्वास ने। फल को चबाते ही उसमें से जो मीठा रस छलका उसकी कुछ बूंदें वो अपने हाथ पर साफ महसूस कर सकती थी। सिस्टम ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट को निगल लिया गया है। 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 50 स्पिरिट पॉइंट्स मिले और एक खास तरोताजा करने वाली पावर मिली है। अगले 10 दिनों तक दिमागी ताकत की रिकवरी स्पीड 100% बढ़ जाएगी और समझने की क्षमता भी थोड़ी बेहतर होगी। एक जबरदस्त दिमागी ऊर्जा मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फट पड़ी और लगातार लड़ने से हुई मेरी सारी थकान पल भर में छूमंतर हो गई। वाह यार, इस फल में तो सच में बहुत दम है। मैंने मुड़कर देखा तो जिया योचू मुझे खूंखार नजरों से घूर रही थी, जैसे अभी मेरा खून पी जाएगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया योचू मेरे उस मासूम चेहरे को देख रही थी जिस पर कुछ अच्छा खाने की संतुष्टि थी और जो मानो कह रहा हो, ओहो तुम तो लेट हो गयी। वो तो मारे गुस्से के लगभग बेहोश ही होने वाली थी। अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर जो फल उसे बस मिलने ही वाला था, वो ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट जो उसकी आगे की ट्रेनिंग के लिए सबसे जरूरी था, वो अब जा चुका था। और उसे किसने खाया? उसी के अपने पालतू जानवर ने। वो एक महान महारानी थी और एक बेवकूफ सी छिपकली ने उसे दो बार उल्लू बना दिया। और तभी अर्थ ड्रैगन बीस्ट होश में आ गया। अपना फल गायब देखकर वो पूरी तरह से बौखला गया। अब वो किसी पर कोई रहम नहीं खाने वाला था। एक खौफनाक दानवी ताकत उसके अंदर से फूट पड़ी। अपने विशाल शरीर से सब कुछ कुचल देने के इरादे से वो सीधा हमारी तरफ झपटा। जिया योचू का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी आत्मा को जलाने वाले जादू के उल्टे असर के कारण उसकी आत्मा भयंकर दर्द से तड़प रही थी। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब उसके लिए ड्रैगन बीस्ट के इस जानलेवा हमले को रोकना नामुमकिन था। उसने एक नजर अपने बगल में देखा जहाँ मैं अभी भी उस फल के मजे ले रहा था। उसका तो मानो दिल ही बैठ गया। ये बेवकूफ छिपकली खाने के अलावा और कर ही क्या सकती है? क्या जया योचू, जिसने इतने बड़े सपने लेकर दोबारा जन्म लिया था, उसे आखिर में यूं ही बेमौत मरना पड़ेगा, वो भी अपने ही इस निकम्मे जानवर की बेवकूफी की वजह से। लेकिन जिंदा रहने की तड़प और एक महारानी के गुरूर ने उसे अपनी आत्मा के दर्द और शरीर की कमजोरी को जबरदस्ती दबाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमक उठा। वो बचने की एक आखिरी कोशिश में एक और जानलेवा जादू करने ही वाली थी। लेकिन तभी मैं सीधा उसके सामने आ कूदा और उस ड्रैगन बीस्ट से सीधा टकराने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने अपना मुंह खोला और एक भयंकर ऊर्जा की लहर बाहर निकाली। वो लहर सीधे ड्रैगन बीस्ट के उस खूंखार खुले हुए मुंह के अंदर जा घुसी। ड्रैगन बीस्ट की रफ्तार एकदम से रुक गई और वो जोरदार धमाके के साथ फट गया। जया योचू बस वहीं की वहीं खड़ी रह गई और सदमे में इस पूरे नजारे को देखती रही। इतने ताकतवर आयरन आर्मर्ड ड्रैगन बीस्ट को उसकी इस पालतू छिपकली ने 1 सेकंड में मार गिराया। आखिर ये किस प्रजाति की छिपकली है? जिया योचू ने मेरे उस चेहरे को देखा जिस पर एक अजीब सा रौब झलक रहा था। लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। भले ही ये नंबर 1 का भुक्खड़ है, गड़बड़ भी बहुत करता है, लेकिन लड़ने में तो इसका कोई जवाब नहीं।
मैंने जया योचू के उस सदमे और उलझन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं मांस के उन सुलगते हुए टुकड़ों के पास गया और मजे से बड़े बड़े निवाले गटकने लगा। सिस्टम आयरन आर्मर डर्क ड्रैगन बीस्ट को निगल लिया गया है। 300 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 30 स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिले, 35 स्टैमिना पॉइंट्स मिले और एक पैसिव स्किल आयरन आर्मर मिल गई है। 15% फिजिकल डिफेंस हमेशा के लिए बढ़ गया। अपने इस नए एट्रीब्यूट पैनल को देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। इवोल्यूशन पॉइंट्स अब 1920 हो चुके हैं, लगभग आधा। इसी स्पीड से चलता रहा तो बहुत जल्द मैं फिर से इवॉल्व हो जाऊंगा। शिया योचू मुझे पेट भर खाते हुए बस घूरती रही और सिर्फ आंखें फाड़कर देखती रही। खाते रहो, बस खाना ही तो आता है, गले में कुछ अटक क्यों नहीं जाता तुम्हारे। तभी एक और परेशान करने वाला ख्याल उसके दिमाग में आया, लेकिन मुझे कोई फीडबैक क्यों नहीं मिल रहा। जाहिर है बैटल बीस्ट जब भी बड़ा होता है, जब भी इवॉल्व होता है तो उसकी ताकत उसके मास्टर को भी मिलती है, पर इस छिपकली से सोल लिंक के उस हल्के से एहसास के अलावा मुझे कुछ और महसूस ही नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि ये अंदर से अभी भी एक मामूली जानवर ही है, इसलिए मुझे इससे कोई पावर नहीं मिल रही। लेकिन कौन सा मामूली जानवर इतना बड़ा हो सकता है और ऐसी तबाही मचाने वाली एनर्जी छोड़ सकता है? या फिर इस बेवकूफ छिपकली के इवोल्यूशन में ही कोई गड़बड़ है? सिर्फ इसका शरीर और भूख बढ़ रही है, लेकिन मुझे देने के लिए कोई सुपरनेचुरल एनर्जी नहीं बन रही। शिया योचू जितना सोचती उतना ही झुंझला जाती। उसने चुपके से अपनी हेवन शैटरिंग डेमोनिक आर्ट इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर एक्टिवेट की वो पलक झपकते ही गायब हो गई। शिया योचू को एकदम बेबसी महसूस हुई। ना तो मैं इसे हरा सकती हूँ और ना ही इसकी ताकत खींच सकती हूँ। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो एकदम बेकार गया। जब शिया योचू अंदर ही अंदर ये सब बड़बड़ा रही थी, तब मैंने अपना मुंह खोला और उस आयरन क्लैड अर्थ ड्रैगन का पूरा कंकाल बाहर उगल दिया और शिया योचू को दिमाग के जरिए एक साफ मैसेज भेजा, ये लो ड्रैगन, तुम खा लो। मैं क्या खाऊं? ये हड्डियों के सिवा और है ही क्या? मुझे अब उसकी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं था। मैंने मुड़ते हुए उसे एक आखिरी मैसेज दिया, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ और हड्डियां ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से गायब हो गया। शिया योचू अकेली खड़ी हवा में उस अर्थ ड्रैगन के नंगे कंकाल को घूरती रह गई। ठीक उसी वक्त वहाँ अचानक एक परछाई नजर आई। वो झाओ मेंगमेंग थी। उसकी नजरें पहले शिया योचू पर पड़ी और फिर उसने योचू के पैरों के पास उस विशाल साबुत कंकाल को देखा। अरे ये तो पीक डेमन सोल्जर लेवल का आयरन क्लैड अर्थ ड्रैगन है। झाओ मेंगमेंग ने फिर से शिया योचू की तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन न कर पाने वाली हैरानी थी। ये लड़की जो सिर्फ 3 स्टार कल्टीवेटर है, जिसके बारे में सुना था कि इसका बैटल बीस्ट एक कचरा छिपकली है, इस शिया खानदान की बेटी ने एक पीक लेवल के अर्थ ड्रैगन को एक झटके में मार दिया। शिया योचू को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। पहले जो नजरें उसे नीचा दिखा रही थीं, अब उनमें गहरा खौफ भर गया था। सच में शिया खानदान की बेटी है, इसके पास जरूर कोई तगड़ी पावर है। शिया योचू ने झाओ मेंगमेंग के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे और वो तुरंत समझ गई कि क्या चल रहा है। अगर इसे यही गलतफहमी रहने दूं, तो मेरी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सोचकर शिया योचू ने खामोश रहना ही बेहतर समझा और सच नहीं बताया। उसने एक ठंडी नजर से झाओ मेंगमेंग को देखा और एकदम शांत आवाज में कहा, मिस झाओ, क्या कोई काम है? झाओ मेंगमेंग ने एक सूखी हंसी हंसी। उसकी नजरें बार बार उस कंकाल की तरफ जा रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये सब तुमने किया है बहन? ये तो सच में कमाल है। शिया योचू ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। यहाँ काम की कोई चीज नहीं है, चलो चलें। उसी पल झाओ मेंगमेंग का रवैया एकदम से बहुत ही इज्जतदार हो गया, बल्कि वो थोड़ी चापलूसी करने लगी। योचू बहन बिल्कुल सही कह रही हैं, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलती हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। दोनों अपने ख्यालों में खोई हुई थीं और बिना कुछ बोले उस रास्ते पर आगे बढ़ती गईं। एक विशाल पत्थर के दरवाजे को पार करने के बाद वो एक महल में पहुंची। उस महल के बीचों बीच 2 पत्थर के चबूतरे थे, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। हर एक चबूतरे के ऊपर जानवर के अंडों जैसी कोई चीज हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अर्थ टाइप बीस्ट के अंडे थे, जिनकी पावर काफी कम थी। उस चबूतरे के पास एक आयरन क्लैड बॉडी सेवरिंग आर्ट और एक अर्थ स्पाइक आर्ट की तकनीक रखी हुई थी। इनका लेवल भी कुछ खास ऊंचा नहीं था। शिया योचू ने बस एक नजर उधर देखा और फिर ध्यान हटा लिया। झाओ मेंगमेंग ने भी उसे चेक किया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मिस्टिक ग्रेड मिड टियर, इस बार तो लॉटरी लग गई। और ये तो पुराने जमाने के बीस्ट के अंडे हैं। हालांकि अब इनमें से कोई बच्चा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बाहर की दुनिया में मिस्टिक लेवल की तकनीक काफी अच्छी मानी जाती है। शिया योचू ने कहा, यह किसी भी छोटे या मध्यम परिवार का पुश्तैनी खजाना बनने के लिए काफी है।
अगर तुम्हें चाहिए तो सब रख लो। झाओ मिंग मिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, सब मुझे दे रही हो, ये ठीक नहीं है ना। आखिरकार ये तुम्हें मिला है। शियायो छू को इतना बेपरवाह देखकर झाओ मिंग मिंग फिर से हैरान रह गई। मिस्टिक लेवल की तकनीक, कॉम्बैट स्किल्स और मॉन्स्टर के अंडे सब ऐसे ही छो दिए, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया यो छू बहन। झाओ मिंग मिंग ने भी अब ज्यादा नखरे नहीं दिखाए। वह खुशी खुशी आगे बढ़ी और उन चीजों को समेटने लगी जो उसके लिए एक काफी कीमती खजाना था। और तभी बिना किसी हैरानी के मैं अचानक फिर से वहाँ आ गया और पत्थर के चबूतरे पर हवा में तैरती उन सभी चीजों को एक ही बार में निगल गया। इनहेरिटेंस जेड स्लिप को निगल लिया। एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले +40, स्पिरिट +4, स्टोन लिगर्ड का अंडा निगला। एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले +5, स्टैमिना बफ, घटिया क्वालिटी की पिल निगली। एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले +2, नीले पत्थर का चबूतरा निगला। एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले प्लस। सब कुछ खाने के बाद मेरी नजर पास ही खई झाओ मिंग मिंग पर पड़ी, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, और शियायो छू की तरफ, जिसका चेहरा बता रहा था कि मुझे पता था यही होगा। मैंने झाओ मिंग मिंग को घूरा। इस इंसान ने पहले मुझ पर तीर चलाया था। मुझे थोआ याद है। मैं जानबूझकर उसके थोआ और करीब गया और मेरे अंदर से एक खौफनाक और भयानक और अपने आप बाहर निकलने लगा। झाओ मिंग मिंग डर के मारे सीधा मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। मॉम, मॉन्स्टर, मम, मुझे मत खाना। उसकी इस डरी हुई और कायरों वाली हालत को देखकर मुझे बहुत बोरिंग लगा। मैंने अपना ऑरा वापस खींच लिया और उसके दिमाग में एक सोच डाली, बहुत बेस्वाद हो तुम। शियायो छू मेरी इन सारी हरकतों को देख रही थी कि कैसे मैंने पलक झपकते ही सारा मैदान सा कर दिया और राहगीरों को डराया। अब तो उसके पास मुझे ताना मारने के लिए शब्द भी नहीं बचे थे। वह अधमरी हो चुकी झाओ मिंग मिंग के पास गई और शांत स्वर में बोली, डरो मत, यह मेरा बैटल बीस्ट है। उसने झटके से सिर उठाकर शियायो छू को देखा और फिर पास खड़े एक छोटे और खूंखार मॉन्स्टर जैसे मुझे देखा। चलो अब यहाँ कुछ नहीं है। शियायो छू ने और कुछ नहीं कहा और मुँह कर वहाँ से चल दी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। झाओ मिंग मिंग उस इंसान और जानवर की जोबी को जाते हुए देखती रही। उसे लगा कि अब क्लाउड सिटी और शायद पूरे ग्रेट शिया साम्राज्य में इस अजीब जोई की वजह से बहुत तहलका मचने वाला है। क्लाउड सिटी के पायनियर गिल्ड वापस लौटते समय झाओ मिंग मिंग से रहा नहीं गया। वो शियायो छू के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे इस बैटल बीस्ट की नस्ल क्या है? यह बहुत ही खतरनाक है। मैं भी ऐसा ही एक पालना चाहती हूँ। शियायो छू ने बिना कोई भाव दिखाए उसे घूरा। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पेटू और धोखेबाज किस नस्ल का है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही रहस्यमयी और शांत भाव बनाए रखा और ऐसे ही टालते हुए कह दिया, यह छिपकली की एक म्यूटेंट नस्ल है, बस थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल? यह कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। पायनियर गिल्ड लौटकर उन्होंने ब्लैकविंड वैली के बाहरी हिस्से से स्पाइडर्स का सफाया करने वाला अपना मिशन सबमिट किया। गिल्ड के स्टाफ ने जब शियायो छू द्वारा दिए गए उन स्पाइडर्स की ढेर की थैलियों की गिनती देखी तो वो पूरी तरह सन्न रह गया, खासकर जब उसने देखा कि उसमें कुछ मॉन्स्टर लीडर लेवल की हरीली थैलियां भी शामिल थीं। क्या ये सब आपने अकेले ही किया है? स्टाफ के आदमी ने हैरानी भरी नजरों से शियायो छू को देखा और फिर उसके पैरों के पास बैठे उस बेहद खूंखार म्यूटेंट शेर को देखा। शियायो छू ने बस एक हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। मिशन पूरा होने पर शियायो छू को 120 पॉइंट्स और 600 लो ग्रेड युवान स्टोन मिले। उन युवान स्टोन्स को लेकर वो गिल्ड के रिसोर्स एरिया में गई ताकि वो अपनी आसमान निगलने वाली जादुई तकनीक दोस्त के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर का मांस खरीद सके। साथ ही उसने कुछ लो ग्रेड एनर्जी मेटल्स भी खरीद लिए। उसे अब तक अच्छे से समझ आ चुका था कि मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। मैं तो बस एक बिना पेंदे का बर्तन हूँ। अगर वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी अच्छी चीजें छीन कर खा जाऊँ तो उसे पहले से ही सस्ते विकल्प तैयार रखने होंगे ताकि मेरा पेट भरा रहे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। किराए के उस छोटे से घर में वापस लौटकर जैसे ही शियायो छू ने उन एनर्जी मेटल्स का ढेर बाहर निकाला, मेरी आंखें चमक उठी और मैं तुरंत उन पर टूट पा और देखते ही देखते सब कुछ सफाचट कर गया। एनर्जी मेटल निकला, इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले +10। अब जाकर मेरे पेट को पूरी तरह शांति मिली थी। एक कोने में जाकर लेट गया और खाना पचाने लगा। शियायो ने मेरे खा पीकर सो जाने वाले रवैये को देखा और बेबसी से अपना सिर हिला दिया। फिर वो खुद भी ध्यान कक्ष में चली गई ताकि इस खंडहर की यात्रा से मिली चीजों का इस्तेमाल कर सके। वो पालथी मारकर बैठ गई और जड़ी बूटियां बाहर निकाली और अपनी स्वर्ग निगलने वाली जादुई विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसे ड्रैगन वाला वो चमत्कारी फल खाने को नहीं मिला, लेकिन लगातार इतनी लड़ाइयों के बाद उसकी शक्तियों की रुकावट थोड़ी कम हो गई थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जब उसकी जादुई विद्या अपने चरम पर पहुंची तो लगा जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। उसने युवान स्तर 4 को पार कर लिया था। चलो
कम से कम एक कदम और आगे तो बढ़ी। वो ध्यान कक्ष से बाहर आई तो देखा कि मैं अभी भी कोने में पड़ा गहरी नींद सो रहा हूँ। लगता है यह बेवकूफ छिपकली फिर से और ताकतवर होने वाली है। ठीक उसी वक्त बाहर से दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आई। योचू बहन, तुम अंदर हो क्या? मैं सु वॉन्चिंग हूँ। शिया योचू ने आंगन का दरवाजा खोला। वॉन्चिंग दीदी, आप यहाँ कैसे? सु वॉन्चिंग ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। परिवार में जो भी कानाफूसी चल रही है, तुम उन बातों को दिल पर मत लेना। मुझे यकीन है कि तुमने जरूर कुछ सोच रखा होगा। उसने आंगन के पत्थर वाले मेज पर एक डिब्बा रखा। ये अभ्यास के लिए कुछ जादुई पत्थर और दवाइयाँ हैं। माना कि ये ज्यादा नहीं है, पर ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। बाहर अकेले रहना आसान नहीं होता, इसलिए खुद को कोई तकलीफ मत देना। वॉन्चिंग दीदी, ये तो बहुत कीमती है। सु वॉन्चिंग ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ कि परिवार ने तुम्हारी मदद बंद कर दी है, तुम्हें बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन अपना मुकाम हासिल करोगी। शिया योचू ने अब और मना नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया वॉन्चिंग दीदी, आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। शिया योचू के चेहरे पर मुस्कान देखकर सु वॉन्चिंग भी खुश हुई। हाँ, अब हुई ना बात। आगे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक सु परिवार के पास आ जाना। यह कहकर वो मुड़ी और चली गई। शिया योचू मेज पर रखी उन चीजों को देखकर कुछ देर के लिए शांत हो गई। वो भी बेचारी हालात की मारी है। कोने में बैठे मुझ जैसे समझदार ने अपने रूहानी संपर्क के जरिए ये सारी बातें भांप ली। चलो, इस चढ़ावे की खातिर अगर भविष्य में कभी उसका सामना हुआ तो उसकी थोड़ी मदद कर देना कोई बुरी बात नहीं होगी। चुप कर, ये तेरे खाने के लिए नहीं है। बस पलक झपकते ही शिया योचू ने फर्श पर फैला सारा कचरा देखा और गुस्से में मेरे सिर पर जोर से एक मुक्का जड़ दिया। फिर बेचारी अपना ही हाथ पकड़कर चुपचाप मरहम पट्टी के लिए चली गई। सत्यानाश, एक ना एक दिन मैं इस बेवकूफ छिपकली को ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि इसे पता चल जाएगा कि यहाँ असली मालिक कौन है। तभी पायनियर गिल्ड की तरफ से एक बहुत ही जरूरी बुलावा आया। आपातकालीन सूचना, ब्लैक विंड घाटी के पूरब में 50 मील दूर लुअली स्वॉर्ड इलाके में दानवी जानवरों ने अचानक से हमला कर दिया है। वहाँ भारी गिनती में छोटे स्तर के दानव इकट्ठा हो रहे हैं और तो और कुछ खूंखार दानव सैनिक भी देखे गए हैं। इससे आस पास के व्यापारी रास्तों और गांवों को भारी खतरा है, इसीलिए अभी के अभी सभी योद्धाओं को बुलाया जा रहा है। जो भी लोग स्तर 4 या उससे ऊपर के पायनियर हैं, वो तुरंत जाकर उनका खात्मा करें। मिशन पूरा करने पर 500 बुनियादी अंक मिलेंगे और हाँ, मारे गए दानवों की गिनती और उनकी ताकत के हिसाब से अलग से इनाम भी मिलेगा। जो सबसे शानदार प्रदर्शन करेगा उसे कुछ बेहद खास और बड़ा इनाम दिया जाएगा। शिया योचू ने उस सूचना को ध्यान से देखा। दानवों के हमले का मतलब था ढेर सारा खजाना और संसाधन। उसके लिए अपनी उस जादुई विद्या का अभ्यास करने की इसे बेहतरीन जगह और कोई नहीं थी। और किसी भूखड़ के लिए तो ये ऐसा था जैसे किसी बड़े से रेस्तरां के दरवाजे खुल गए हों। चलो, आज तुम्हें एक शानदार दावत पर ले चलती हूँ। वहाँ पहुँचने वाले पहले पायनियर्स ने जब देखा कि हजारों की तादाद में खूंखार दानव उनकी तरफ आ रहे हैं तो सबके चेहरे की हवायां उड़ गईं। ये तो दानवों की बाढ़ है। गिल्ड की जानकारी एकदम गलत थी। ये कोई आम हमला नहीं है। जल्दी से बचाव की कतारें बनाओ, हम इन्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे सकते। वो सारे योद्धा अपनी जान पर खेल कर लड़े, लेकिन उस ना खत्म होने वाली दानवों की भीड़ के आगे वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। एक एक करके लोग गिरते जा रहे थे और वो पागल दानव उन्हें जिंदा चीर फाड़ रहे थे। चट्टान के एकदम ऊपर खड़ा शिया लिंगफेंग नीचे उस खौफनाक और नर्क जैसे नजारे को देख रहा था। निकम्मों का झुंड, बस इतने से राक्षसों को भी नहीं रोक पाए। गिल्ड के संसाधन ऐसे ही बर्बाद कर दिए। मर गए तो अच्छा ही हुआ, इतने कमजोर होकर भी पायनियर बनने चले थे। सच में मनहूस हैं, मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। और तो और मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश शिया योचू भी इन पायनियर्स के बीच होती और राक्षसों का यह झुंड उसे चीर कर रख देता। ठीक उसी समय जब पायनियर्स भारी संख्या में मारे जा रहे थे और उनकी रक्षा पंक्ति पूरी तरह से टूटने वाली थी, अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। वो मैं और जिया योचू थे। यह कोई आम हमला नहीं था। राक्षसों की आंखों से समझदारी पूरी तरह से गायब थी। उनमें बस नंगा पागलपन और खून की प्यास थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने जबरदस्ती उनकी दरिंदगी को भड़का दिया हो, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत और न रुकने वाले हौसले के साथ उस खूंखार राक्षसों के झुंड की तरफ तेजी से झपट पड़ा। अरे रुको! जिया योचू का आगे बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। यह बेवकूफ छिपकली अभी भी इतनी उतावली है। माना कि यह बहुत ताकतवर है, लेकिन यह राक्षसों का सैलाब है। इसमें दानव सेनापति स्तर के राक्षस भी मौजूद हैं। उसकी चिंता अभी पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई थी कि सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गई।
उसने देखा कि मैं राक्षसों के झुंड के सामने पहुंचा और मैंने बस लापरवाही से अपना एक पंजा घुमाया। मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा एक रेजर क्लॉ मंकी आसानी से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। फिर मेरे मुंह से ओरिजिन फिशन ब्रेथ का एक जोरदार धमाका निकला। चाहे वह शुरुआती स्तर का रॉक आर्मर पिग हो या फिर मध्य स्तर का पॉइजन मार्क, पल भर में ही वे सब पिघल कर राख हो गए। विंड वुल्फ को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +1। रेजर क्लॉ मंकी को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +2। चपलता +0.1। रॉक आर्मर पिग को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +2। ताकत +2। स्टैमिना +3। पॉइजन मार्क को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +50। स्टैमिना +5। पैसिव स्किल, जहर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। मेरे शरीर का आकार देखते ही देखते फिर से बहुत बड़ा होने लगा। मेरी आभा और भी ज्यादा खौफनाक और गहरी हो गई। वो राक्षस जो पहले पागलपन से हमला कर रहे थे, अब अपनी फितरत के मुताबिक डरने लगे थे और उन्होंने मेरे इलाके से दूर भागना शुरू कर दिया। वह कौन सा राक्षस है? कितना ताकतवर है? वह हमारी मदद कर रहा है। हम बच गए, हमारी जान बच गई। जिया योचू मेरे पीछे पीछे आकर बचे हुए राक्षसों को मार रही थी और अपनी हेवन स्वॉलोइंग डेमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करके तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। राक्षसों के ढेर सारे खून और मांस की ऊर्जा को निगलने के बाद ओरिजिन लेवल 5 स्टार की रुकावट को उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। और यह तो बस शुरुआत थी। ओरिजिन लेवल 6 स्टार, उसकी ताकत ओरिजिन लेवल 7 स्टार के चरम पर पहुंचकर ही धीरे धीरे रुकी और जैसे ही जिया योचू ने एक ही झटके में ओरिजिन लेवल 8 स्टार को पार करने का मन बनाया, वह अचानक रुक गई और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। यह तो बीस्ट अट्रैक्टिंग इंसेंस की महक है। क्या इसका मतलब यह है कि राक्षसों का यह हमला किसी ने जानबूझकर करवाया है? और इस समय चट्टान के ऊपर छिपे जिया लिंगफेंग की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वह टकटकी लगाए मुझे राक्षसों के बीच कहर बरपाते हुए देख रहा था और मेरे पीछे जिया योचू को भी, जिसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। इतने भयंकर राक्षसों का झुंड भी उसे मार नहीं पाया और यह अनजान सा लड़ने वाला जानवर क्या बला है? क्यों, आखिर क्यों सारी अच्छी चीजें उसी के हिस्से में आती हैं? आखिर वह दानव है क्या चीज? और नीचे मैंने एक बार फिर से ओरिजिन फिशन ब्रेथ का हमला किया। जिया योचू पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहे एक शैडो लेपर्ड को पिघलाकर कोयला बना दिया और फिर बड़ी आसानी से उसे निगल लिया। शैडो लेपर्ड को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +80। चपलता +8। एवोल्यूशन पॉइंट की शर्त पूरी हो गई है। क्या आप तुरंत विकसित होना चाहते हैं? मैंने बिना एक पल सोचे अगले ही पल मुझे केंद्र मानकर एक अनदेखी ऊर्जा का तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ। मुझ पर पागलों की तरह झपटने वाले राक्षस उस तूफान में समा गए और मेरे विकास की ऊर्जा का हिस्सा बन गए। विंड वुल्फ को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +12। रेजर क्लॉ मंकी को निगला। एवोल्यूशन पॉइंट +16। रॉक स्नेक को निगलकर 60 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। शिया योचू सबसे करीब थी। इस अचानक आए भयानक एनर्जी तूफान की वजह से उसे पीछे हटना पा। तो इस तरह से मैं इवॉल्व होता हूँ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जीवन ऊर्जा किसी खौफनाक रफ्तार से बबल रही हो, बिल्कुल किसी सोए हुए प्राचीन और खूंखार जानवर के जागने की तरह। सोल लिंक के लिए उसे मेरे एवोल्यूशन की बती ताकत तो महसूस हो रही थी, लेकिन ग्रासी भी एनर्जी उसे यानी बीस्ट मास्टर को नहीं मिली। यह कमीना एकदम कंजूस मक्खीचूस है, बस अपना ही पेट भरता है। जब तूफान धीरे धीरे शांत हुआ और धूल छंटी तो उसके अंदर से एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। मेरी लंबाई अचानक बढ़कर 1.9 मीटर के करीब हो गई थी। खा होने पर मैं शिया योचू से भी 1 सिर लंबा था। बस वहाँ खाए होने भर से ही मेरे अंदर से जो खूंखार आभा निकल रही थी, उससे आसपास के पागल हो चुके मॉन्स्टर्स भी डर कर अपने आप रुक गए। वो डर के मारे गुर्राने लगे और आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने इवोल्यूशन के बाद अपना स्टेटस पैनल देखा। अगले इवोल्यूशन के लिए अब 8 हार्ड पॉइंट्स की जरूरत थी और साथ ही इस इवोल्यूशन से मुझे डिस्ट्रक्शन लॉर्ड नाम की एक बिल्कुल नई स्पेशल स्किल भी मिल गई। यह स्किल बिल्कुल सही समय पर मिली है। यह तो सामने मौजूद इन कचरा मॉन्स्टर्स से भरे मैदान के लिए ही बनी है। मैंने मुकर थोड़ी ही दूर पर खजी, हैरान और चिड़ी हुई शिया योचू की तरफ देखा। मैंने एक अधमरे मिड लेवल आयरन बैग जंगली सुअर को शिया योचू के सामने फेंक दिया। मुंह मत बनाओ, इसे खा लो, जल्दी से अपनी ताकत बगाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन जाओ। उसने मीन पर पैर इस अधमरे सुअर को देखा और फिर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूँ। कौन मुंह बना रहा है और कौन रास्ते की रुकावट बन रहा है? तुम्हारी ये बात करने की टोन कैसी है? मैं एक महान एम्प्रेस हूँ, क्या मुझे अब एक बीस्ट की भीख की जरूरत पड़ेगी? उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने को कहा। इस बेवकूफ छिपकली पर गुस्सा करना बेकार है, जो फ्री का माल छोए वो सबसे बागधा। उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए उस जंगली सुअर के पास जाकर अपनी हेवन स्वेलोइंग डिमन आर्ट का इस्तेमाल किया और उसकी जीवन ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। शिया योचू को एक तरफ गुस्सा करते और दूसरी तरफ मंगे से एनर्जी सोखते देख
मैं मन ही मन हंसने लगा, ये लक्की भी बड़ी मजेदार है। तभी दूर से कुछ बहुत ही ताकतवर आकृतियां तेज से हमारी तरफ आती दिखी। वो मैदान के किनारे पर आकर उतरे। उनका लीडर पायनियर गिल्ड का प्रेसिडेंट झाओ था, जिसका लेवल युआन लिंग पीक पर था। उसके पीछे झाओ मेंग खशी थी और उनके साथ गिल्ड के कुछ और युआन लिंग लेवल के एल्डर्स और एलीट वॉरियर्स भी थे। मीन पर उतरते ही झाओ मेंग की नजरें सीधे मुझ पर और शिया योचू पर टिक गईं। डैड देखिए, वो रहा शिया योचू का बीस्ट। प्रेसिडेंट झाओ ने बिजली जैसी तेज नरों से मेरी तरफ देखा। क्या यही वो म्यूटेटेड रॉक लियार्ड है? इसकी नब्ज और इसकी आभा, क्या इसका रॉक लियार्ड से दूर तक कोई नाता है? उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब और खौफनाक मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा था। शिया परिवार की ये लड़की सच में मामूली नहीं है। उसने पागल हो चुके मॉन्स्टर्स की कभी न खत्म होने वाली भी को देखा। हालात उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा खराब थे। अगर उन्होंने हमला करके पीछे छिपे उन मॉन्स्टर जनरल्स को मार दिया तो कंट्रोल खत्म होने की वजह से ये भी पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी और तब इसका खामियाजा लुओ लेईसवॉर्ड के आसपास के उन मासूम गांवों और कस्बों को भुगतना पड़ेगा। तभी शिया लिंगफिंग अचानक वहां आ गया। प्रेसिडेंट झाओ, ये मॉन्स्टर्स बहुत खूंखार हो गए हैं। हर गुड़ते पल के साथ हमारे और भी साथी मारे जा रहे हैं। ये हालात को समझिए और तुरंत हमला करके इन्हें रोकिए। उसे किसी भी तरह प्रेसिडेंट झाओ को उकसाना था, क्योंकि एक बार मामला शांत होने के बाद ही उसे जांच शुरू होने से पहले बीस्ट अट्रैक्टिंग परफ्यूम के इस्तेमाल के सारे सबूत मिटाने का मौका मिलता, वरना अगर गहराई से जांच हुई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट झाओ ने शिया लिंगफिंग को बहुत ही ठंडी और घूरती हुई नरों से देखा। शिया परिवार का यह युवा मास्टर तो बिल्कुल सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ एक बिगड़ैल अमीरजादा है। ऐसा इंसान यहाँ कैसे आ सकता है? उसे पूरा शक था कि राक्षसी जानवरों के इस हमले का इस शिया परिवार के बड़े मास्टर से कोई न कोई गहरा नाता है। लेकिन अभी इस पर बहस करने का वक्त नहीं है। तुरंत लोगों को इकट्ठा करके दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करो। घायलों का इलाज सबसे पहले होना चाहिए। राक्षसी जानवरों को किसी भी तरह गिरती बिजली की तलवार के दायरे में रोक कर रखो। तभी एक खौफनाक और जानलेवा दबाव अचानक फूट पड़ा, जिसने पल भर में पूरी जमीन और आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। सारे राक्षसी जानवरों के हाथ पैर कांपने लगे और वो बेबस होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। जंगली सुअर को निगलकर अभी युआन स्तर के 8वें सितारे पर पहुंचने वाली शिया योचू अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। इस बेवकूफ छिपकली के पास ऐसी ताकत भी है, आखिर ये चीज क्या है? ठीक उसी वक्त दानव सेनापति स्तर के कुछ राक्षसी जानवर मानो भड़क उठे और दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। उनके इस खूंखार हमले को देखकर मेरे अंदर लड़ने की आग और भी तेजी से भड़क उठी। आ जाओ, आखिरकार असली दावत शुरू हो ही गई। मेरे नुकीले पंजों ने पूरी ताकत से 2 सिर वाले किंगकॉन्ग वानर के भारी भरकम मुक्के पर जोरदार वार किया और फिर अपनी पूंछ से पीछे से आ रहे बैंगनी सुनहरे जहरीले बिच्छू को जोर से दे मारा। वो जहरीला बिच्छू हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वहीं दूसरी तरफ लोहे के पंखों वाले बिजली के उकाब की नीली तीरों की भारी बारिश भी चकनाचूर हो गई। वहाँ मौजूद हर कोई ये देखकर हक्का बक्का रह गया। ए लड़की, ऐसे बुत बनकर मत खड़ी रह, जल्दी से इनकी ताकत सोख ले। जितना सोख सकती है सोख ले, कहीं वो बाकी के लोग सब कुछ न लूट ले जाए। मेरे इस दिमागी संदेश ने शिया योचू को चौंका कर होश में ला दिया। उसने अपने आस पास उन राक्षसी जानवरों को देखा जो अब कुछ नहीं कर सकते थे। ये बेवकूफ छिपकली अभी भी अपने शिकार लूट जाने से डर रही है। ये कोई वक्त है इन बातों का? इसे अभी भी लग रहा है कि हमारे ही लोग इसका शिकार चुरा लेंगे। शिया योचू ने झुंझलाते हुए मेरी तरफ आंखें तरेरी। फिर उसने अपनी आसमान निगलने वाली आसुरी विद्या को पूरी ताकत से शुरू कर दिया। उसके शरीर से एक न दिखने वाला खिंचाव चारों तरफ फैलने लगा, जिसने आसपास के एक बड़े इलाके में मौजूद राक्षसी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी शुद्ध जीवन ऊर्जा जैसे नदियां समंदर में मिलती हैं, वैसे ही पागलों की तरह उसके शरीर में समाने लगी। उसकी ताकत बढ़कर युआन स्तर के 8वें सितारे के शुरुआती शिखर तक पहुंच गई। शिया योचू को इतनी तेजी से ऊर्जा सोखते देख मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मुझे भी अपना काम जल्दी खत्म करना था। इन तीनों दानव सेनापतियों की चमड़ी बहुत मोटी थी और इनके अंदर राक्षसी ताकत कूट कर भरी थी। इन्हें इतनी आसानी से हराना मुमकिन नहीं था, खासकर वो लोहे के पंखों वाला बिजली का उकाब जो लगातार हवा में चक्कर काट रहा था और बीच में बिजली गिराकर और अपने लोहे के पंख मारकर बहुत तंग कर रहा था। सबसे पहले किसी एक का काम तमाम करना होगा। मेरी नजरें तुरंत उस बैंगनी सुनहरे जहरीले बिच्छू पर टिक गईं, जिसे मेरी पूंछ की मार पड़ी थी और वो थोड़ा धीमा हो गया था। तेरी तो आज खैर नहीं। मैं पूरी ताकत से उस जहरीले बिच्छू पर टूट पड़ा। बिच्छू ने अपने मुंह से बैंगनी रंग का जहरीला धुआं छोड़ा, लेकिन मैं जरा भी पीछे नहीं हटा। मेरी छाती के अंदर मौजूद ऊर्जा का केंद्र इतनी तेजी से घूमने लगा जितना पहले कभी नहीं घूमा था।
मेरे गले की गहराई में एक गहरे लाल रंग की रोशनी तेजी से जमा होने लगी और फिर एक विनाशकारी सांस आग की तरह भभक कर निकली। वो सीधा बिच्छू के उस मुंह के अंदर जा घुसी जो जहर उगलने के लिए खुला हुआ था। उसका शरीर पल भर में बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया और हवा में राख बनकर उड़ गया। बैंगनी सुनहरे जहरीले बिच्छू को निगल लिया गया है। विकास बिंदु 800 मिले, ताकत में 50 की बढ़ोतरी, स्टेमिना 60 बढ़ा, मानसिक शक्ति 30 बढ़ी। निष्क्रिय कौशल जहर से बचाव उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नया निष्क्रिय कौशल क्रिस्टल त्वचा प्राप्त हुआ। त्वचा की सुरक्षा 20% बढ़ गई है। अब ऊर्जा वाले हमलों का भी इस पर ज्यादा असर नहीं होगा। जहर से बचाव का स्तर ऊंचा होने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद ही कोई जहर मेरा कुछ बिगाड़ पाए। मैंने अपना सिर घुमाया और बचे हुए उन दोनों शिकार को देखा। वो 2 सिर वाला वानर और लोहे के पंखों वाला बिजली का उकाब। उन दोनों दानव सेनापतियों को पल भर में अपनी औकात समझ आ गई। उन्हें अब अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगे। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुमने मुझसे भागने की इजाजत ली? मैं सीधा भागते हुए उस 2 सिर वाले वानर पर झपटा और उसे चीर कर रख दिया। शुरुआती स्तर के दानव सेनापति 2 सिर वाले वानर को निगल लिया गया है। 850 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 60 ताकत और 55 स्टेमिना बढ़ा। पैसिव स्किल बसर्क मिल गई। अपने साथियों को खत्म होता देख वह बेसिक लेवल का आयरन फेदर थंडर ईगल पूरी तरह से पागल हो गया। वो बिना किसी डर के पूरी ताकत से जमीन की तरफ झपटा। मैंने भी उस झपटते हुए ईगल की तरफ छलांग लगा दी और अपना खूंखार जबड़ा खोलकर सीधे उसकी गर्दन को दबोच लिया। थंडर ईगल को निगलने पर मुझे 820 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 65 फुर्ती और 55 स्पिरिट पावर भी बढ़ी। एक्टिव स्किल ग्रेविटी कंट्रोल हासिल हुई। इस बेसिक ग्रेविटी कंट्रोल से एक छोटे से दायरे में मैं अपनी या छुई गई चीजों की ग्रेविटी बदल सकता हूँ। इसका असर और समय मेरी स्पिरिट पावर पर निर्भर करेगा। अगर ग्रेविटी कंट्रोल इसी तरह बढ़ता रहा तो जब मेरी स्पिरिट पावर 1000 पॉइंट्स तक पहुँच जाएगी तो इस स्किल की मदद से शायद मैं उड़ भी सकूंगा। मैदान में बचे कुछ निचले दर्जे के राक्षसी जानवर फॉलिंग थंडर गॉड से हर दिशा में अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ पल के सन्नाटे के बाद जोरदार जश्न की आवाजें गूंज उठी। हम जीत गए, हम जीत गए। जानवरों का झुंड भाग गया, 20 जनरल मारा गया। ये सब उन्होंने किया है। उन महान शख्स ने हमारी जान बचाई है। प्रेसिडेंट झाओ आगे आए और पूरी इज्जत के साथ मुझे और शिया योचू को हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस हमले को रोक दिया। आपने मेरी गिल्ड के कई भाइयों की जान बचाई है और इस इलाके को महफूज रखा। पायनियर गिल्ड आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। मैंने बस अपने दिमाग से उन्हें एक संदेश भेजा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बस मेरा पैसा चुका देना। प्रेसिडेंट झाओ अभी हैरान ही खड़े थे कि तभी पास खड़ी झाओ मिंग ने धीरे से समझाया, पिताजी, योचू दीदी ने ही हमारी गिल्ड का सफाई वाला मिशन लिया था। यह सुनकर झाओ को बात समझ आई। आप बेफिक्र रहें, मिशन का पूरा पैसा आपको मिलेगा, एक पाई भी कम नहीं होगी। और इस लड़ाई में आप दोनों के शानदार योगदान को देखते हुए हमारी गिल्ड आपको सबसे ऊंचे दर्जे का एक खास इनाम भी देगी। मैंने खुशी से सिर हिलाया और प्रेसिडेंट झाओ को वहीं छोड़कर शिया योचू की तरफ मुड़ गया। इतने सारे रिसोर्सेज खाने के बाद भी सिर्फ 9 स्टार, तुम्हारी कल्टीवेशन तकनीक कुछ खास नहीं है। यह सुनते ही शिया योचू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। गुस्से से उसकी नसें तन गईं। तुम किसकी तकनीक को बेकार कह रहे हो? अगर किसी कमीने ने सबसे अच्छी चीजें अकेले ही ना हड़प ली होती और मेरे लिए थोड़ा सा भी हिस्सा छोड़ा होता तो मैं कब की युआन मास्टर बन चुकी होती। उसका मतलब उन 3 बीस्ट जनरल से था। अगर वो उन तीनों की जीवन ऊर्जा सोख लेती तो युआन मास्टर तो छोड़ो, वो शायद मिड लेवल युआन मास्टर तक पहुंच जाती। मैंने भी सीना तान कर कहा, राक्षसों को मैंने मारा है तो जाहिर सी बात है उन्हें मैं ही खाऊंगा। तुम्हें तो बची खुची चीजें मिलने पर ही खुश होना चाहिए। यह सुनकर शिया योचू गुस्से से लाल हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम एक नंबर के लालची और कंजूस मक्खी चूस हो। इतना कहकर वो मुड़ी और घायलों के इलाज में मदद करने लगी। लूट का सामान गिना जाने लगा। इस हमले में पायनियर गिल्ड का काफी नुकसान हुआ था। करीब 100 लोग मारे गए या घायल हुए थे, जिनमें कई बेहतरीन लड़ाके भी शामिल थे। प्रेसिडेंट झाओ का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने खुफिया विभाग के इंचार्ज को आदेश दिया, गहराई से छानबीन करो, पता लगाओ कि आखिर ये झूठी जानकारी किसने दी थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1 घंटे बाद एक इंचार्ज घबराया हुआ वापस आया और बोला, प्रेसिडेंट, हमें पता चला है कि 1 घंटे पहले शिया परिवार के छोटे मालिक शिया लिंग फिंग फॉलिंग थंडर गॉर्ज के पास देखे गए थे और हमारे कुछ भाइयों को चट्टान के ऊपर से यह मिला है। उसने सीधा एक छोटी सी शीशी आगे बढ़ा दी जिसके अंदर कुछ बारीक राख भरी हुई थी। प्रेसिडेंट झाओ ने तुरंत उस शीशी को छीन लिया। यह जानवरों को भड़काने वाली बीस्ट अट्रैक्टिंग इंसेंस है और वो भी बहुत हाई क्वालिटी की। शिया योचू को अपने पिछले जन्म की याद आई जब शिया लिंग फिंग ने
इस फॉलिंग थंडर गॉज के हमले को रोकने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया था, जिससे उसे बहुत नाम मिला और कॉलेज एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स भी। उस वक्त उसे भी यह बात थोड़ी अजीब लगी थी कि शिया लिंग फेंग जैसे कमजोर इंसान ने इतने खतरनाक जानवरों को कैसे रोक लिया। तो असल में यह सब उसी की रची हुई साजिश थी। इस मामले की खबर तुरंत सिटी लॉर्ड की हवेली और जांच विभाग को दो। शिया लिंगफेंग को गिरफ्तार करने की मांग करो। मैं अपने मारे गए भाइयों की मौत का बदला उससे लेकर रहूंगा। लेकिन चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी हमने सोची थी। पायनियर गिल्ड को सिटी लॉर्ड की हवेली और जांच विभाग से जवाब मिला। उनकी जांच के मुताबिक थंडर गॉर्ज में राक्षसों के हमले की वजह वांग लाओ वू नाम का एक आवारा गुंडा था। उसे कहीं से राक्षसों को खींचने वाली एक धूप मिल गई थी और समाज से बदला लेने के लिए उसने थंडर गॉर्ज में उसका इस्तेमाल करके राक्षसों का हमला करवाया। डर के मारे उस गुंडे ने खुदकुशी कर ली है और मामला यहीं खत्म कर दिया गया। रही बात शिया लिंगफेंग की, जांच विभाग का कहना था कि शिया लिंगफेंग उस वक्त इत्तेफाक से थंडर गॉर्ज के पास अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। राक्षसों का हमला देखते ही उसने सबसे पहले गिल्ड को खबर दी, जो कि एक बहादुरी का काम है, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए। यह फैसला सुनते ही कई पायनियर्स गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने एक गुट बनाया और शिया परिवार की हवेली के बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि असली मुजरिम शिया लिंगफेंग को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन शिया परिवार के बड़े दरवाजे कसकर बंद थे और सिर्फ कुछ गार्ड ठंडे चेहरे लिए दरवाजे पर खड़े थे। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें लगता है कि शिया परिवार की हवेली तुम जैसे गंदे और नीच लोगों के तमाशा करने की जगह है? अगर किसी ने यहाँ और शोर मचाने की कोशिश की तो उसे एक शाही परिवार पर हमला करने के जुर्म में सजा मिलेगी। तभी शिया लिंगफेंग बड़े ही घमंड से बाहर निकल कर आया। क्या शोर मचा रखा है बे तुम घटिया लोगों ने? मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में ताकत और रुतबे की चलती है। अगर सबूत नहीं है तो अपने बकवास करने वाले मुंह बंद रखो। अगर किसी ने मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की जुर्रत की तो याद रखना, मैं तुम सब पर मानहानि का केस ठोक दूंगा और तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। जब शिया यू चू को यह खबर मिली तो वह अपने छोटे से आंगन की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। शिया लिंगफेंग, शिया मिंगयुआन, तुमने आज जो भी किया है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कसम खाती हूँ, उसे अब और भी तेजी से ताकतवर बनना था। इतना ताकतवर कि वो इन गंदे नियमों को कुचल सके, इतना ताकतवर कि वो अपने हाथों से इंसाफ ले सके। मैंने शिया यू चू की तरफ देखा और उसे अपने दिमाग से एक संदेश भेजा, बदला लेना बहुत आसान है, बस मेरे 2 बार और इवॉल्व होने का इंतजार करो, फिर मैं एक ही सांस में उस पूरे शिया परिवार को हवा में उड़ा दूंगा। माना कि मेरा तरीका थोड़ा क्रूर है, लेकिन सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। उसने मेरे उस आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा और अचानक उसे लगा कि इस पेटू, लड़ाकू और दिमाग खराब करने वाले कमीने का साथ होना कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम कामयाबी के इस सफर में वो अकेली तो नहीं रहेगी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। छोड़ो, इंतजार क्या करना, मैं अभी शिया परिवार की हवेली जाता हूँ। शिया यू चू पहले तो चौंक गई, फिर उसका चेहरा थोड़ा बदला। वो तुरंत अपनी जगह से खिसकी और मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। तुम वहीं रुक जाओ, उसने अपनी आवाज धीमी की और बेहद गुस्से और झल्लाहट से बोली। तुम अभी शिया परिवार के पास जाकर क्या करोगे? अपनी जान दोगे क्या? मैंने कहा, किसने कहा कि मैं शिया लिंगफेंग को मारने जा रहा हूँ? मैं तो उसके पालतू जानवर का शिकार करने जा रहा हूँ। वो सुनहरे बालों वाला पिल्ला काफी मोटा ताजा लग रहा था। उसे खाकर थोड़ा ब्याज वसूलना कोई गलत बात तो नहीं है ना? मेरा वो चेहरा देखकर वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। मालिक को मारने के बजाय उसके कुत्ते को खा जाना, यह आइडिया थोड़ा अजीब और नीच जरूर था, लेकिन पता नहीं क्यों काम का लग रहा था। उसके दिमाग में तुरंत शिया लिंगफेंग का वो चेहरा आ गया। जब उसे पता चलेगा कि उसके प्यारे गोल्डन कुत्ते को किसी ने खा लिया है, वो गुस्से से पागल होकर बच्चों की तरह रोने और चिल्लाने लगेगा। यह सोचकर शिया यू चू अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो, मैंने कहा। हम दोनों एक जैसे ही हैं। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जानकारी निकालने और पहरेदारी करने का काम मेरा और अंदर घुसने का काम तुम्हारा, और फिर तुम उस गोल्डन कुत्ते का काम तमाम कर देना। शिया यू चू का वो उत्साह देखकर मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सौदा पक्का। शिया यू चू लिंग तीन को लेकर लिंगफेंग यार्ड के पास बनी एक नकली पहाड़ी के पीछे छिप गई। वो दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड्स को देखा। वो दोनों युआन मास्टर पीक लेवल के हैं। आंगन में कुछ खुफिया पहरेदार भी हैं। मुझे उनकी सही जगह तो नहीं पता, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी जरूर है। पूरे आंगन में एक जादुई फॉर्मेशन बिछा हुआ है। अगर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। मैं एक खुफिया तकनीक का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को 5 सेकंड के लिए रोक सकती हूँ। उस सुनहरे जानवर को पकड़ने के बाद तुरंत वहाँ से निकलना होगा। अपनी ऊर्जा को महसूस करने की शक्ति से वो आंगन को घेरे हुए उस सुरक्षा कवच को साफ साफ देख सकता था।
मैंने भी आंगन में उस सुनहरे जीव को देखा जिससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वो तो पहले से भी ज्यादा गोल मटोल लग रहा है। मैंने मम्हे से अपने होंठों पर जीभ फेरी। ठीक है, 5 सेकंड काफी होंगे। शियायो छू ने तुरंत थोड़ी सी जादुई ऊर्जा इकट्ठी की और बिना कोई आवाज किए उसे उस कवच की तरफ छोड़ दिया। आंगन का वो सुरक्षा कवच। वो कवच जरा सा हिल उठा और उसकी चमक पल भर में एकदम फीकी पड़ गई। मैं एक परछाई की तरह पलक झपकते ही उस शानदार घोंसले के पास पहुंच गया और उस सुनहरे जीव के गोल मटोल शरीर को झट से अपने हाथों में उठा लिया और उसे अपनी बाहों के नीचे कसकर दबा लिया। फिर मैं आंगन की दीवार की तरफ तेजी से भागा। वहाँ से निकलने से ठीक पहले मैंने एक नजर मुख्य हॉल की तरफ डाली और अचानक मेरी नजरें शिया लिंग फेंग से जा मिलीं। शिया लिंग फेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो झटके से अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। ये वही है, वो राक्षस। वो अंदर आ गया है। वो भागकर आंगन के कोने में गया और जानवरों की उस खाली जगह को देखने लगा। उसे मानो बिजली का जोरदार झटका लगा। शाओ जिन, मेरा शाओ जिन गायब हो गया। वो राक्षस उसे ले गया। शिया मिंग, युआन और लेडी लियू तुरंत वहाँ पहुँच गए। क्या हुआ? अभी वो क्या चीज थी? वो शिया यो छू का पालतू जानवर है। वो ग्रे रंग का छिपकली जैसा राक्षस। शिया लिंग फेंग रोते हुए चिल्लाया। वो मेरे शाओ जिन को उठा ले गया। माँ, पिताजी, जल्दी से उसका पीछा करो। उसे पकड़कर वापस लाओ। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा और उसकी एक हड्डी तोड़ दूंगा। शिया मिंग युआन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गार्ड्स, उसका पीछा करो। पूरी हवेली के दरवाजे बंद कर दो। उस नीच जानवर को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालो। पल भर में ही शिया परिवार की पूरी हवेली में भारी हड़कंप मच गया। हर तरफ मशालें जल उठी। चप्पे पर तलाशी होने लगी। चारों तरफ एकदम अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन मैं और शिया यो छू तो इलाके की अपनी अच्छी समझ और बेहतरीन तालमेल के दम पर हम रात के उस घने अंधेरे में ऐसे गायब हुए जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। बंजर इलाके की बस्ती का वो छोटा सा आंगन। झाओ मेंग अभी भी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी उबासियां ले रही थी। तभी 2 परछाइयां भूतों की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई, जिससे वो बुरी तरह डर गई। यो छू दीदी, मास्टर शी, आप लोग वापस आ गए। फिर उसकी नर मेरी बाहों के नीचे दबे उस छटपटाते हुए सुनहरे बालों वाले गोले पर पड़ी। ये तो शिया परिवार के शिया लिंग फेंग का वो सुनहरा जीव है ना? शिया यो छू ने उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, अंदर चलो, फिर बात करते हैं। इसके बाद तीनों अंदर कमरे में चले गए। तुम इसका क्या करने वाले हो? जाहिर है इसे मजे से खाऊंगा। वो सुनहरा जीव शायद मेरी बात समझ गया था, इसलिए वो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। छाओ मेंग को उसे देखकर थोड़ी दया आ रही थी। वो मास्टर शीशी, ये सुनहरे जीव बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसे ऐसे ही मार देना थोड़ा अफसोस की बात नहीं होगी। दुर्लभ है तभी तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा। थोड़ा जल्दी करो और कोई सबूत मत छोड़ना। शिया यो छू ने मुझे टोकते हुए कहा। मैंने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। चिंता मत करो, इसका एक बाल भी नहीं बचेगा। मैंने अपना खौफनाक बहासा जबड़ा खोला और उसे एक ही झटके में निगल लिया। सिस्टम आवाज, सुनहरे पंजों वाले शावक को निगल लिया गया है। आपको मिलते हैं इवोल्यूशन पॉइंट्स +2000, ताकत +100, फुर्ती +80, स्टैमिना +120 और दिमागी ऊर्जा +60। पैसिव स्किल एनालॉग, गोल्डन ब्लड लाइन। एक नई जादुई शक्ति प्राप्त हुई, किंग्स ट्रेजर। मैं अपने शरीर में उफनती हुई नई ताकत और जादुई शक्तियों को महसूस कर रहा था। मेरा दिल ऊशी से झूम उठा। ये कुत्ता चुराने का मिशन तो सच में बहुत ही बड़ा जैकपॉट साबित हुआ। मैंने किंग्स ट्रेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरी छाती के अंदर मौजूद ऊर्जा का केंद्र हल्का सा धकने लगा और एक अजीब सी जादुई ऊर्जा बहकर मेरे सीधे हाथ के पंजे में आ गई। ये कैसी जादुई शक्ति है? शिया यो छू साफ महसूस कर पा रही थी कि उस पंजे में कितनी भयानक और खौफनाक ताकत भरी थी। ये वार यकीनन किसी भी ताकतवर दानव के सीने के आर पार हो सकता था। मैंने हवा में अपना सीधा पंजा घुमाया और पल भर में वहाँ एक तेज सुनहरी रोशनी की लहर सी दौड़ गई। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है और इसकी ताकत भी काफी जबरदस्त लग रही है। अब से नजदीकी लड़ाई में मेरे पास एक और ताकतवर हथियार होगा। मैंने उस सुनहरे क्षेत्र 2226S को हटाया और अपना स्टेटस पैनल चेक किया। होस्ट लिंगतियान, प्रजाति गॉडजिला का बच्चा, स्पिवेट, लेवल 5वां टियर 925, एरांटी 515, इवाकुंतियान, इवोल्यूशन पॉइंट्स 5, 125, एट्रीब्यूट्स, ताकत 455, फुर्ती 418, स्टैमिना 466, स्पिरिट 490, टैलेंट निगलना, एनर्जी फिशन ब्रेथ, डिस्ट्रक्शन मोनार्क, ग्रेविटी कंट्रोल और एक खास खूबी 9 रिट्रीट्स। किंग्स ट्रेजर भारी है। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स भी आधे से ज्यादा हो गए हैं। अगले इवोल्यूशन के मैं और भी करीब आ गया हूँ।
उस गोल्डन कलर को हजम करने के बाद मेरी ताकत में जबरदस्त उछाल आया है। जिया योचू ने मेरे शरीर से निकलती हुई उस गहरी और खौफनाक आभा को देखा। इस बेवकूफ छिपकली के बढ़ने की रफ्तार सच में पागलपन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डर है कि बहुत जल्द ये सच में एक असली ब्रेथ अटैक कर पाएगा जो पूरे जिया परिवार की ताकत को बढ़ा देगा। योचू दीदी, मास्टर शीशी, आप लोग अभी कल्टीवेशन की जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक उसी वक्त झाओ मेंगमेंग ने एक स्क्रॉल आगे बढ़ाया। ये गिल्ड को अभी मिली टॉप सीक्रेट जानकारी है। ये थंडरस्वॉर्ड बीस्ट होर्ड के बारे में है। जिया योचू ने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। थंडरस्वॉर्ड की गहराइयों में एक थंडर हॉर्न राइनो की स्किन मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहाँ पीक जनरल लेवल का कोई लाइटनिंग मॉन्स्टर है जो मॉन्स्टर किंग के लेवल पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। जिया योचू का चेहरा अचानक से उड़ गया। सोल लिंक के जरिए मैं महसूस कर सकता था जिया योचू के मन में उठ रही वो गहरी चिंता। मैंने अपने दिमाग से उससे पूछा, क्या मॉन्स्टर किंग बहुत ताकतवर होता है? जिया योचू ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, एक बार जब कोई मॉन्स्टर किंग बन जाता है तो उसके खून का दबाव और खौफ कमजोर मॉन्स्टर्स को अपने आप ही उसका गुलाम बना देता है। तब ये कुछ 100 या कुछ 1000 मॉन्स्टर्स का झुंड नहीं रहेगा, बल्कि लाखों मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज बन जाएगी जो एक असली तबाही लाएगी। अब मुझे समझ में आ गया था। कोई शक नहीं कि जिया योचू और झाओ मेंगमेंग इतने गंभीर क्यों थे। तो गिल्ड का क्या प्लान है? पिताजी ने सिटी लॉर्ड की हवेली और सिटी गार्ड्स के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने एक एलीट टीम बनाने का फैसला किया है जो बंजर जमीन की गहराइयों में जाएगी और उस जानवर के ब्रेक थ्रू करने से पहले ही उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। पिताजी ने खास तौर पर मुझे योचू दीदी और मास्टर शी को बुलाने के लिए भेजा है। आप दोनों की ताकत को देखते हुए आप इस मिशन में शामिल होने के पूरी तरह से काबिल हैं। गिल्ड मास्टर झाओ खुद इस टीम को लीड करेंगे। वो पीक स्पिरिट लेवल के हैं और उनके खास बैटल बीस्ट के साथ उनकी ताकत 2 पीक स्पिरिट लेवल के बराबर है। ऐसी टीम के साथ एक ऐसे पीक जनरल लेवल मॉन्स्टर को मार गिराना जिसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है। थ्योरी के हिसाब से नाउ 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 दो नाउ 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 नाउ। एक ऐसे मॉन्स्टर को मारना जो बस किंग लेवल पर पहुंचने ही वाला है। अगर किस्मत से उसका मांस या मॉन्स्टर कोर मिल गया तो उसकी ताकत सीधा आसमान छूने लगेगी। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने अपने होंठ चाटे। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मॉन्स्टर किंग सुनने में ही बड़ा पौष्टिक लग रहा है। मैं तो पक्का जाऊंगा। ठीक है, हम शामिल होंगे। झाओ मेंगमेंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। बहुत बढ़िया, मैं अभी जाकर पिताजी को बताती हूँ। मिशन 3 दिन बाद शुरू होगा। मैं उस वक्त आपको लेने आ जाऊंगी। ठीक उसी वक्त आंगन के दरवाजे पर फिर से किसी के खटखटाने की हल्की सी आवाज आई। योचू, क्या तुम घर पर हो? आने वाली सू वॉनकिंग थी। जिया योचू उसे अंदर आंगन में ले आई। वॉनकिंग दीदी, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का मन किया। कुछ समय बाद मुझे एक लंबे सफर पर जाना है। शायद उसके बाद हम बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे। उसने एक गिफ्ट बॉक्स पत्थर की मेज पर रख दिया। इस बार संसाधनों की मात्रा और क्वालिटी पिछली बार से कहीं ज्यादा थी। जिया योचू ने उन चीजों की तरफ देखा और फिर सू वॉनकिंग के उस झूठे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। सू वॉनकिंग का ये बर्ताव किसी दोस्त की मदद करने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से पहले अपना सब कुछ सौंप रही हो। वॉनकिंग दीदी, क्या आप किसी मुसीबत में फंस गई हैं? सू वॉनकिंग का शरीर हल्का सा कांप उठा। जिया योचू की नजरों से बचते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यही दुआ है कि तुम बाहर जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। मेरी तरफ देखो। जिया योचू की आवाज में उसके पिछले जन्म का रौब था। सू वॉनकिंग ने झिझकते हुए सिर उठाया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। योचू बहन, मुझे शायद बहुत जल्द शादी करके ब्लैक रॉक सिटी जाना पड़ेगा। जिया योचू की आंखों में हैरानी दिखी। यह उसकी पिछले जन्म की यादों से मेल खाता था। तुम नहीं चाहती ना? वो लियाओ तो एक जाना माना अयाश है जो लोगों पर जुल्म करता है और उसकी पहले से ही अनगिनत रखेले हैं। अगर मैंने उससे शादी की तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन परिवार का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिया योचू ने अपने सामने रोती हुई इस कमजोर लड़की को देखा और एक गहरी सांस ली। सू वॉनकिंग उसके पिछले और इस जन्म की गिनती की कुछ दोस्तों में से एक थी। जिया योचू के अपनों को कोई और कैसे कठपुतली बना सकता है? अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन परिवार में गया परिवार का फैसला। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में होनी चाहिए। उसने आगे बककर सू वॉनकिंग के ठंडे हाथों को थाम लिया। ये मामला अब मैं संभालूंगी। सू वॉनकिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे जिया परिवार की इस बहन को पहली बार देख रही हो।
यूचू बहन, मेरी खातिर तुम सू परिवार और ब्लैक रॉक सिटी से दुश्मनी मत मोल लो। जिया यूचू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसे ही मैं लुअरी सोर्ट से लौटूंगी तुम्हारी ये सगाई तुवा दूंगी। अगर उनमें अकल होगी तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। अब जब उसे खुद के जया परिवार की परवाह नहीं थी तो सू परिवार या ब्लैक रॉक सिटी की क्या बिसात। ताकत ही सब कुछ है। सू वान किंग ने जिया यूचू की उन दबंग आंखों को देखा तो उसके दिल को न जाने क्यों हुई तसल्ली मिली। ठीक है यूचू बहन, मैं अब तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगी। यह कहकर वो मुई और चली गई। जिया यूचू ने मेज पर रखे उन महंगे संसाधनों को देखा और उनमें से आधे मुझे दे दिए और बाकी आधों को गिल्ड पॉइंट्स में बदल दिया। उसने ढेर सारे मॉन्स्टर का मांस और बूटियां खरीदी और फिर युआन मास्टर के स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन बाद उस शांत कमरे से ऊर्जा की एक बहुत भयानक लहर उठी। जिया यूचू ने कामयाबी के साथ युआन मास्टर के लेवल 1 को पार कर लिया था। जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने उसे एक नजर देखा और अपने दिमाग से ही उसे कहा, चलो अब जाकर तुम में कुछ दम दिखा है, वरना तो तुम सिर्फ एक शोपीस बनकर रह जाती। जिया यूचू का मूड अच्छा था। उसने मेरी बात पर बहस नहीं की, बस नाक सिकोते हुए बोली, इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें भी जमीन पर धूल चटा दूंगी। ठीक उसी वक्त आंगन के बाहर से एक आवाज आई, जिया यूचू बाहर निकल, तूने मेरे जियोजिन को चुराने की हिम्मत कैसे की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वो जिया लिंगफिंग था। वो खुद यहाँ लड़ने आ गया था। जिया यूचू बाहर गई। उसने देखा कि जिया लिंगफिंग का चेहरा पीला पा हुआ था। उसकी सांसें उखी हुई थीं। साफ दिख रहा था कि उसके स्पिरिट बीस्ट के मरने का उस पर बहुत बुरा असर हुआ था। उसका अपने पैरों पर खड़ा रहना ही शायद जिया मिंगयुआन की किसी बहुत महंगी दवा का कमाल था जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था। जिया यूचू को देखते ही जिया लिंगफिंग ऐसे भग गया जैसे उसने अपने सबसे भाग दुश्मन को देख लिया हो। उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं। जिया यूचू, आखिर तू बाहर आ ही गई। कहाँ है मेरा जियोजिन? क्या तेरे उस मॉन्स्टर ने उसे खा लिया? लिंगफिंग, क्या किसी गधे ने तेरे दिमाग पर लात मार दी है जो सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर कुत्तों की तरह भौंक रहा है? तेरा कुत्ता खो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने अपनी आंखों से तेरे उस भूरे रंग के मॉन्स्टर को कल रात मेरे घर के पास देखा था। पक्का तूने ही उसे मेरा जियोजिन चुराने भेजा था। ओह, तो मैंने भी तुझे मेरे 10 करोड़ हाई ग्रेड युआन स्टोन चुराते हुए देखा था। चल अभी मेरे पत्थर वापस कर। जिया लिंगफिंग हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने उसे रंगे हाथों नहीं पक्का था और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। पक्का तूने ही अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए अपने जानवर को मेरे बेटे पर हमला करने भेजा है। लियू शी ने जिया यूचू पर उंगली उठाते हुए चीख कर कहा, इतनी छोटी सी उम्र में तेरा दिल कितना काला है, जल्दी से उस जानवर को हमारे हवाले कर। जिया मिंगयुआन ने भी गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, यूचू, अगर ये सब तुम्हारे जानवर ने किया है तो उसे हमें सौंप दो। एक ही परिवार का होने के नाते मैं तुम्हें हल्की सजा दूंगा। लेकिन जिया यूचू का लहजा एकदम सर्द हो गया। बड़े एल्डर, इंसान ऊटपटांग खा तो सकता है लेकिन ऊटपटांग बोल नहीं सकता। आज की दुनिया में सिर्फ ताकत और रुतबे का सिक्का चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चलती है सबूतों की बात। तुम कह रहे हो कि मेरे लड़ाकू जानवर ने तुम्हारे कुत्ते को चुराया है। कहाँ है सबूत? सबूत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। अगर दोबारा मुझे और मेरे जानवर पर कीचड़ उछालने की जुर्रत की तो याद रखना, मानहानि का केस ठोक दूंगी और फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बातें हो वहू जिया लिंगफिंग के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ी और आस पास खड़े योद्धा जोर से ठाके लगाकर हौंसने लगे। उन्हें ये देखकर कलेजे में बहुत ठंडक मिली। जिया लिंगफिंग गुस्से से थर थर कांपने लगा और जिया यूचू की तरफ उंगली उठाते हुए हकलाया, तुम। जिया यूचू ने बस एक तंजिया हंसी। जिया लिंगफिंग, तुम अपना कुत्ता तो संभाल नहीं पाए और अब खो गया है तो पागलों की तरह हम पर भौंक रहे हो। क्या कल लोरेई सोर के पास डर गए थे? क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? कहीं तो तुम्हारे दिमाग के इलाज के लिए किसी जानवरों के डॉक्टर को बुला दूं। आस पास खड़े योद्धा और भी जोर से हंस पड़े। जिया लिंगफिंग गुस्से से इतना लाल हो गया कि मानो उसके मुंह से खून ही निकल पड़ेगा। वहीं मैडम लियू तो चीखती हुई जिया यूचू पर हमला करने के लिए झपटी, लेकिन जिया मिंगयुआन ने उन्हें झटके से खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से भयानक काला पड़ चुका था। उसने जिया यूचू को घूरते हुए कहा, जिया यूचू, अपनी खैर मनाना। इतना कहकर वो जबरदस्ती मैडम लियू और जिया लिंगफिंग को घसीटते हुए वहाँ से दुम दबाकर चला गया। जल्द ही दानव राजा का खात्मा करने के लिए निकलने का दिन आ गया। एक एक करके सभी टीमों ने अपने आदेश लिए और एक जानलेवा इरादे के साथ तेजी से मैदान से निकल पड़ी। सभी अपने अपने तय किए गए इलाकों की तरफ बढ़ चले। जिया यूचू मुझे अपने साथ सूखे कंकालों वाले जंगल का सफाया करने ले गई। थोड़ी ही देर में हम दोनों उस जंगल के किनारे पहुंच गए। जिंदा इंसानों की महक पाते ही उस सूखे जंगल में अचानक से रोंगटे खड़े कर देने वाली फुफकार और चीखें गूंजने लगीं।
अगले ही पल अनगिनत काले साए तेजी से बाहर झपटे। हम दोनों एक तरफ संभालेंगे, जिसने कम शिकार किया वो पिल्ला कहलाएगा। झिया योचू की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने अपनी लंबी तलवार थामी और तेजी से आगे बढ़कर उन पर टूट पड़ी। उसकी तलवार की चमक चारों तरफ फैल गई। पल भर में ही उसने एक राक्षस जानवर को ढेर कर दिया। उसी वक्त उसने अपनी आसमान निगलने वाली शैतानी विद्या का इस्तेमाल किया और उस मरे हुए जानवर की सारी जीवन ऊर्जा को सोख लिया। वहीं दूसरी तरफ मैं जानवरों की उस खूंखार भीड़ को अपनी तरफ आते देख रहा था। मैंने अपने विनाशकारी सम्राट का खौफनाक दबाव पूरी ताकत से बाहर निकाला। वो पागल होकर दौड़ते आ रहे निचले स्तर के जहरीले कीड़े और जानवर पलक झपकते ही धीमे पड़ गए। मैंने जानवरों के उस झुंड में छलांग लगा दी। ऊपर से एक पर्पल बिजली वाला सांप मुझ पर गिरा और पीछे से लोहे के कवच वाले एक जहरीले बिच्छू ने हमला कर दिया। हवा में उड़ते हुए काले गैंडे ने जहर उगलकर मुझ पर वार किया। उसी वक्त मेरे दाएं पंजे से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और पल भर में ही मेरे दाएं पंजे में एक सोने का भाला बनकर तैयार हो गया। मैंने अपने दाएं पंजे से उस सुनहरे भाले को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घूम दिया। शुरुआती स्तर के उस जहरीले उड़ने वाले छिपकली राक्षस के शरीर के आर पार वो भाला निकल गया। उस सुनहरे भाले को फेंकने के साथ ही मेरे बाएं पंजे ने मुझे डसने आ रहे उस पर्पल बिजली वाले सांप का सिर दबोच लिया। उस बिजली वाले सांप का कठोर सिर तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया और उसी पल मेरी पूंछ ने पीछे से हमला करने आ रहे लोहे के कवच वाले जहरीले बिच्छू पर जोरदार वार किया। वो लोहे के कवच वाला बिच्छू पल भर में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने अपना सुनहरा भाला गायब किया और सीधे उन लाशों पर झपटकर उनकी दावत उड़ाने लगा। पर्पल बिजली वाले सांप राक्षस को निगलने पर एडवांस लेवल 75 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 8 एजिलिटी पॉइंट्स मिले। लोहे के कवच वाले जहरीले बिच्छू राक्षस को निगलने पर मीडियम लेवल 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 5 स्टैमिना पॉइंट्स मिले। शुरुआती स्तर के जहरीले उड़ने वाले छिपकली राक्षस को निगलने पर 75 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। दूसरी तरफ झिया योचू अपनी लंबी तलवार थामे राक्षसों की लाशों के ढेर के बीच खड़ी थी और उसके शरीर के चारों ओर शैतानी ऊर्जा घूम रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना एक भी लफ्ज कहे, पर बिना कुछ कहे हम सूखी हड्डियों वाले जंगल में और अंदर बढ़ते गए। यहाँ के राक्षस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक उन्हें पागलों की तरह खाने के बाद मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स भी तेजी से 8,000 पॉइंट्स के करीब पहुँच रहे थे। इवोल्यूशन पॉइंट्स 7,850। तभी अचानक मुझे आगे एक बेहद ताकतवर जीव के होने का एहसास हुआ। ये तो पहले वाले उन 3 राक्षसों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। झिया योचू ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। ये चीज थोड़ी खतरनाक लग रही है, भाड़ में जाए, पहले हमला करते हैं। मेरी दाईं हथेली में एक सुनहरी रोशनी जमा होने लगी, लेकिन इस बार जो चीज बाहर आई वो एक बहुत बड़ी सुनहरी गोल ढाल थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि राजा का खजाना हर बार अपनी मर्जी से कोई भी हथियार बाहर निकाल देता है। उस पेड़ वाले राक्षस ने जोर से दहाड़ मारी। उसका पहाड़ जैसा विशाल हाथ सब कुछ कुचल देने की ताकत के साथ मेरे और झिया योचू के ऊपर आ गिरा। मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटा और अपने दाएं पंजे से सुनहरी ढाल को ऊपर उठा लिया और सीधा वार झेला। उसके हाथ और मेरी सुनहरी ढाल में जोरदार टक्कर हुई। ढाल जोर से कांप उठी, पर आखिरकार उसने उस जोरदार और भारी हमले को रोक ही लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पेड़ वाले राक्षस का जो हाथ रुक गया था, उसकी हड्डियां अचानक अजीब तरीके से लंबी होने लगी। 5 तेज तलवारों की तरह वो सुनहरी ढाल के किनारे से घूमकर साइड से सीधे मेरे सिर और शरीर पर जोरदार हमला करने आ रही थी। मेरी फुर्ती गजब की थी। मैंने अपने बाएं पंजे से जोर का वार किया और 2 उंगलियों को दूर फेंक दिया, लेकिन बाकी 3 उंगलियां अब भी हवा को चीरते हुए सीधा मेरी तरफ आ रही थी। ठीक उसी पल झिया योचू पलक झपकते ही मेरे पास आ गई। उसने अपनी तलवार घुमाई और उन तीनों भारी हड्डियों वाले हमलों को झटके से दूर कर दिया। शुक्रिया, मैंने अपने दिमाग से उसे कहा। झिया योचू ने बिना मुड़े कहा, ध्यान लगाओ बेवकूफ छिपकली। उसकी नजरें उस पेड़ वाले राक्षस पर गड़ी थीं। राक्षस की ऊर्जा और भी ज्यादा बेकाबू होने लगी थी। साफ था कि वो बहुत भड़क चुका है। उसी वक्त उसने अपने पैर से हम दोनों को कुचलने की कोशिश की और उसकी पीठ के पीछे से अनगिनत नुकीली जड़ें किसी तेज बारिश की तरह हम दोनों पर तीरों की तरह बरसने लगी। मैंने एक बार फिर राजा के खजाने की ताकत का इस्तेमाल किया। इस बार मेरी बाईं हथेली में सुनहरी रोशनी चमकी, लेकिन बाहर एक चमकती हुई सुनहरी रस्सी आई। देखने में तो ये काफी शानदार लग रही थी, पर मुझे एहसास हो गया था कि इतने बड़े आकार के राक्षस के सामने शायद ये 1 सेकंड के लिए भी उसे रोक नहीं पाएगी। मैंने उस रस्सी का इस्तेमाल करने का इरादा छोड़ दिया और अपने दाएं पंजे की सुनहरी ढाल को फिर से ऊपर उठा लिया, ताकि आसमान से गिरते हुए उस हड्डियों वाले पैर के वार को रोक सकूं। पैर ढाल से टकराया और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ढेर सारी टहनियां ढाल और मेरे शरीर से टकराने लगीं, जिससे लगातार खटखट की आवाजें आ रही थीं।
ज्यादातर तो दूर छिटक गईं, और जो थोड़ी बहुत मेरी त्वचा में घुसीं, उन्हें मेरे सुपर आर्मर और सख्त खाल की स्किल ने गहराई तक जाने से रोक लिया। शायो चू उन घनी टहनियों के बीच से तेजी से निकल रही थी। हर बार बाल बचते हुए वो हमलों को चकमा दे रही थी। हम दोनों कुछ पल के लिए इस भयंकर हमले में दबकर रह गए थे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस राक्षस का शरीर बहुत विशाल है और इसकी ढाल भी बहुत मजबूत है। हमारे हमले इस पर असर नहीं कर रहे। बार पिटकर मुझे भी अब गुस्सा आने लगा था। मैंने मुंह खोला और अपनी चाबुक जैसी आग की धार छोड़ दी। वो गहरे लाल रंग की आग सीधे राक्षस को जाकर लगी। उसकी ऊपरी चमड़ी पल भर में ही पिघल गई और उसके शरीर के अंदर धड़कता हुआ काला दिल दिखने लगा। लेकिन जल्द ही आस पास की चमड़ी दोबारा से जुड़ने लगी और राक्षस की छाती के उस गड्ढे को फिर से भर दिया। शिया यू चू ने शायद कोई बड़ा फैसला कर लिया था। उसके चारों तरफ मौजूद डार्क मैजिक की ऊर्जा एकदम से उबलने लगी। उसने अपने हाथों से छाती के सामने एक पुराना जादुई निशान बनाया। उसके शरीर के अंदर का जादू ऐसी रफ्तार से घूमने लगा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तभी उसकी पीठ के पीछे धुंधला सा 5 पंजों वाले एक सुनहरे ड्रैगन का साया उभरने लगा। मेरे चेहरे के भाव बदल गए। वाह, आखिर ये एक महारानी रह चुकी है। इसके पास अभी भी बहुत से छुपे हुए हथियार हैं। एक ऐसी खौफनाक ताकत जो आसमान को हिला दे और तारों को तोड़ दे, वो अब उसकी मुट्ठी में जमा हो रही थी। उस पेड़ वाले राक्षस को भी शायद इसका एहसास हो गया था। इस मुक्के में जो खतरा छिपा था, उसे भांपकर उसने मेरी तरफ बढ़ते अपने हाथ को बचाव के लिए पीछे खींचना चाहा। तभी मैंने अपना मुंह खोला और एक जोरदार आग की सांस पेड़ के दानव के बाएं पैर पर छोड़ दी। पेड़ के दानव का वो विशाल शरीर पल भर में बेकाबू हो गया और वो बुरी तरह आगे की तरफ लड़खड़ाया। ठीक उसी वक्त शिया यू चू पलक झपकते ही उस दानव के ठीक सामने आ गया। शिया यू चू का मुक्का सीधा पेड़ के दानव की छाती के बीचों बीच जा लगा। दानव की उस चौड़ी छाती में तुरंत एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उसका विशाल शरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ धूल का गुबार उड़ने लगा। उस दानव को गिराने के बाद शिया यू चू अपनी जगह पर खड़ा थोड़ा हाँफ रहा था। उसके पीछे दिख रही सुनहरे ड्रैगन की परछाई भी धीरे धीरे गायब होने लगी। जिस दाएं हाथ से उसने वो खौफनाक हमला किया था, उससे अब खून टपक रहा था। असली ड्रैगन का विनाशकारी मुक्का। ये स्वर्ग स्तर की वो जादुई विद्या थी जो उसे अपने पिछले जन्म में एक प्राचीन ड्रैगन के खंडहर से मिली थी। अभी उसकी ताकत युआन मास्टर एक स्टार की थी और इतनी कम ताकत में इस मुक्के का इस्तेमाल करना उसके शरीर के लिए बहुत खतरनाक था। अगर स्वर्ग निगलने वाली राक्षसी विद्या से उसका शरीर बाकियों से ज्यादा मजबूत न हुआ होता तो ये मुक्का मारने के बाद दुश्मन का मरना तो पक्का नहीं था, पर वो खुद पक्का इस दुनिया से अलविदा कह जाता। मैंने पास जाकर उस मरे हुए पेड़ के दानव को देखा और फिर शिया यू चू के चेहरे को देखा जो शांत दिखने का नाटक कर रहा था। मैंने उसके दाएं हाथ को भी देखा जिसे वो जानबूझकर पीछे छिपा रहा था। मैंने उसे टोका नहीं, बस अपने दिमाग से उसे एक संदेश भेजा। हमला अच्छा था। मैंने उसे और नहीं चिढ़ाया और दानव की लाश के पास चला गया। ये बड़ा राक्षस पक्का बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स देगा। मैंने अपना मुंह खोला और उसे निगलने लगा। पेड़ के दानव को निगला जा रहा है। इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले +200, ताकत +30, स्टैमिना +100, स्पिरिट +40। एक नई पैसिव स्किल मिली, लोहे का कवच। ये कवच एनर्जी का इस्तेमाल करके शरीर के ऊपर हड्डियों की एक मजबूत परत बना सकता है, जिससे मेरा बचाव काफी बढ़ जाएगा। बचाव कितना मजबूत होगा ये खर्च की गई एनर्जी पर निर्भर करेगा। अब मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स हो गए हैं 9050। क्योंकि यहाँ का माहौल सुरक्षित नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत अपना विकास नहीं किया। मैंने शिया यू चू की तरफ देखा जो अभी भी दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे संदेश भेजा, खाना तैयार है, गरम ही खा लो। शिया यू चू ने हड्डियों के उस बड़े से ढेर को देखा और उसका मुंह थोड़ा सा चिढ़ गया। तेरे दांत तो लोहे के हैं, पर मेरी दाढ़ें इतनी मजबूत नहीं है भाई। मैं उसकी परेशानी समझ गया। मैंने अपने पंजों से दानव की उस टूटी हुई छाती को थोड़ा खोदा और उसमें से कुछ काले रंग की अजीब सी चीज निकाली। ये लो, इसका सबसे ताकतवर हिस्सा। शिया यू चू ने उस काले रंग की अजीब सी चीज को देखा और फिर मेरे चेहरे को देखा जो कह रहा था अब मेरी तारीफ करो। उसे समझ नहीं आया कि वो गुस्सा करे या हंसे। उसने भी ज्यादा नखरे नहीं किए। वो उस ताकतवर हिस्से के पास गया और अपनी स्वर्ग निगलने वाली राक्षसी विद्या शुरू कर दी। उस काले हिस्से से निकलने वाली शुद्ध और खौफनाक ऊर्जा उसके शरीर में जाने लगी, जो तेजी से उसके दाएं हाथ की चोट को ठीक कर रही थी। साथ ही उसकी ताकत भी युआन मास्टर 2 स्टार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने हड्डी का आखिरी टुकड़ा अपने पेट में उतारा, शिया यू चू ने भी उस सारी ऊर्जा को सोख लिया था। उसके दाएं हाथ की चोट अब काफी हद तक ठीक हो गई थी और उसकी ताकत बढ़कर युआन मास्टर 2 स्टार हो गई। सूखे जंगल का हमारा मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। चलो चलते हैं, शिया यू चू ने आगे बढ़ते हुए उस घाटी का रास्ता लिया जहां अध्यक्ष छाओ थे। उसने कहा, हमें यहाँ काफी देर हो गई है,
पता नहीं अब हमारे लिए कुछ बचा भी होगा या नहीं। ठीक उसी वक्त बिना किसी चेतावनी के बादलों के गरजने की एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। हमने देखा कि दूर घाटी के आसमान में काले और घने बादलों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और वहाँ एक बहुत बड़ा भंवर बन गया था। तभी उस भंवर से एक विशाल सांप बाहर निकला। उसके सिर पर हल्के हल्के 2 छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे थे, जैसे कुछ फूटकर बाहर आने वाला हो। वो ड्रैगन का रूप ले रहा है। शिया यू चू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। अध्यक्ष झाओ और बाकी लोग तो बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गए थे ना। उनकी युआन स्पिरिट की चरम ताकत और सिल्वर विंग की मदद के होते हुए वो इसे ड्रैगन कैसे बनने दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने अपने ख्यालों से कहा। लेकिन हम दोनों यहाँ कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर हमारे पास उन्हें रोकने की ताकत होती भी तो भी अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच अध्यक्ष शाओ के सामने खड़ा था युआन लिंग के शिखर पर पहुंचा हुआ एक आदमी। उसके बगल में खड़ा लड़ाकू जानवर भी दानव सेनापति के शिखर तक पहुंच चुका था। वान शो पवेलियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे क्लाउड सिटी के मामलों में दखल दो और राक्षसों का कहर बरपाओ। क्या तुम्हें साम्राज्य के कानूनों का कोई डर नहीं? क्या तुम्हें इंसानों के हाथों मारे जाने का खौफ नहीं है? वान शो पवेलियन एक बेहद कट्टर और चरमपंथी गुट है। उनका मानना है कि इस दुनिया में राक्षस ही सबसे महान जीव है। इंसान तो बस कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने दुनिया की सत्ता चुरा ली है। उन्हें राक्षसों का गुलाम बनकर रहना चाहिए। इंसानों के बीच इस गुट को एक खतरनाक बीमारी और दुष्ट पंथ माना जाता है। तभी उस खौफनाक आदमी ने उल्लू जैसी एक बेहद डरावनी और अजीब सी हंसी हंसी। इंसान लालची, मतलबी और बेवकूफ होते हैं। अपनी तरक्की के लिए वे बेरहमी से राक्षसों का कत्लेआम करते हैं और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं। हमारा वान शो पवेलियन तो बस कुदरत के नियम का पालन कर रहा है और चीजों को सही कर रहा है। अध्यक्ष झाओ गुस्से से उबल पड़े, लेकिन ताकत का फासला सिर्फ गुस्से से नहीं भरा जा सकता था। घोस्ट स्कॉर्पियन के उस शैतानी बिच्छू का स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी रफ्तार, ताकत और खूबियों ने सिल्वर विंग के बचाव को पूरी तरह से दबा दिया था। और तो और घोस्ट स्कॉर्पियन की सोल हंटिंग क्लॉ तकनीक भी बेहद अजीब थी। वह खास तौर पर आत्माओं पर हमला करती थी, जिसकी वजह से अध्यक्ष झाओ खुलकर लड़ नहीं पा रहे थे। बाकी लोग तो लड़ाई के उस घेरे के पास भी नहीं फटक पा रहे थे। युआन लिंग के उन 2 शूरवीरों की लड़ाई की लहरें ही उन्हें बुरी तरह घायल करने के लिए काफी थीं। वे बस बेपसी से घाटी में उस बिजली वाले सांप को देख सकते थे, जो आसमान से गिरती अनगिनत बिजलियों के बीच नहा रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। उसके सिर की वो इकलौती सींग और भी ज्यादा चमकने लगी थी और उसके शरीर पर उभरे वो 2 हिस्से भी अब साफ दिखने लगे थे। उसकी डरावनी ताकत का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। मैं उस विशाल परछाई को देख रहा था जो पूरी तरह से एक ड्रैगन का रूप लेती जा रही थी। अगर कोई मदद नहीं आई तो अध्यक्ष झाओ और उनके साथी शायद वही मारे जाएंगे। जिया यो चू का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था। वो घबराहट में जल रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी ठीक उसी वक्त जिंदगी की एक बेहद खौफनाक और तूफानी लहर अचानक मेरे शरीर से बाहर फूट पड़ी। मेरा आकार एक बार फिर से इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इसे कोई भी अपनी आंखों से साफ देख सकता था। जिया यो चू फटी आंखों से अपने बगल में खड़े इस जीव को देखने लगा, जो जब चाहे विकसित हो सकता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। यह बेवकूफ छिपकली उस 9 पंखों वाले सुनहरे मेंढक से भी ज्यादा अजीब कैसे हो सकती है? वो सुनहरा मेंढक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार विकसित होता है, लेकिन ये चीज ये पता नहीं कितनी बार विकसित हो चुकी है। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक रफ्तार से फूलता जा रहा था और आखिरकार मेरी लंबाई 3 मीटर के एक खौफनाक आकार पर जाकर रुक गई। विकास पूरा हुआ। वर्तमान चरण शिशु रूप का 6ठा स्तर। होस्ट लिंतियान। प्रजाति गॉडजिला का शिशु रूप। स्तर 6ठा स्तर। विकास बिंदु 1050। अगले विकास के लिए चाहिए 16,000 बिंदु। खूबियाँ ताकत 655, फुर्ती 628, स्टेमिना 717, मानसिक शक्ति 655। मानसिक शक्ति के इस जबरदस्त उछाल ने न सिर्फ ऊर्जा को महसूस करने की मेरी क्षमता बढ़ा दी, बल्कि अब मैं बोल भी सकता था। होस्ट में एक खास खूबी पाई गई है, 9 बदलावों वाली मांसपेशियां। इस विकास के बाद आप शरीर के किसी एक हिस्से को चुन सकते हैं ताकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। कृपया चुनें बाहरी त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां या अंदरूनी अंग। अंदरूनी अंग का नाम बताना जरूरी है। इंद्रियां, ऊर्जा का केंद्र, पैने दांत या निचले पैर। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे ऊर्जा के केंद्र को चुना। अचानक मेरी छाती के अंदर मौजूद वो ऊर्जा का केंद्र एक स्तर और ऊपर चला गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि अब अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से परमाणु विखंडन हमला किया तो इसकी ताकत, दूरी और समय सब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होंगे। और जैसे ही मेरा यह विकास पूरा हुआ, लुओ ले तलवार वाली उस घाटी के ठीक बीचों बीच आसमान में